मोस्टली ये है कि वो डिस्प्ले करते हैं, अपने फेदर्स दिखाते हैं। बेसिकली वो फीमेल को वो करने की कोशिश कर रहा है कि रिझा रहा है कि देख भाई मैं इतना सुंदर हूँ, प्लीज अलाउ मी टू मीट, ताकि ये अच्छी जनरेशन आगे बढ़े। तो वहाँ पे फीमेल चूज करती है। उत्तराखंड आया था तो क्योंकि पहली बार आया था तो मेरा मेन फोकस था कि मोनाल को कैप्चर करना। उत्तराखंड का राज्य पक्षी बनाया गया था, मुझे रियलाइज हुआ, समझ आया कि उसमें इतने कलर्स, मतलब उसको पर्सनली देखना आप कह सकते हो किसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से कम नहीं है। उत्तराखंड में एक फेजेंट है, उसको हम चीर फेजेंट बोलते हैं। तो बेसिकली उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मोस्टली वेस्टर्न हिमालयस की तरफ ही। 2700 या 27,000 के बीच ही बर्ड्स बचे हैं पूरे वर्ल्ड में। किसी भी तरह की फेजेंट की जो है उत्तराखंड में या फिर पहाड़ों में लोगों ने बहुत पहले से बहुत ज्यादा हंटिंग करी है। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो उन्हीं हैबिटेट में ही होती हैं। अगर आप उस हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दोगे तो उसके अलावा वो कहीं नहीं रह सकते। मतलब उनका जो एवोल्यूशन हुआ है उसी एरिया में रहने के लिए ही हुआ है। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो फॉरेस्ट में रहने के लिए इवॉल्व हुई हैं। कुछ बर्ड्स का एवोल्यूशन ऐसा हुआ है जो उनको ग्रासलैंड्स ही चाहिए। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो बहुत ठंडे इलाके में होती हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो बहुत गर्म इलाकों में होती हैं। अब कॉमन स्पैरो जो है कभी आपको जंगलों में नहीं दिखेगी। तो पठार वाले घरों के भी जो हम इससे पत्थर और मिट्टी से करते हैं, राइट जी। तो उसके बीच स्पेस बचता है, हाँ, तो उसके अंदर वो घोंसला बनाते हैं। अब हमने क्या कर लिया है कि अब हमारे जो नए घर बन रहे हैं सारे सीमेंट के बन रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसी ओपनिंग होती नहीं है कि 20 अगर नहीं रहे तो किसी रिसर्च ने कहा था कि 18 महीने में धरती खत्म हो जाएगी, राइट। आपने डार्विन की थियरी सुनी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब अगर कोई और फीमेल आई और इस लाइन ने अगर उस फीमेल के साथ मेट किया तो ये इस बच्चे के इन बच्चों को मार देगा। बर्ड्स की इंडिया में 1300 से ज्यादा स्पीशीज हैं। गोल्डन बुश रॉबिन नाम है इसका, ठीक है। उसका रंग गोल्डन है। बुश क्योंकि वो जो उसका हैबिटेट है वो बुश वाले हैबिटेट है, झाड़ियों में रहती है। तो ग्रेट बार्बेट उत्तराखंड या फिर पहाड़ों में मिलती है। इंडिया की सबसे बड़ी बार्बेट है, ग्रे विंग्ड ब्लैक बर्ड है, क्योंकि वो है ब्लैक कलर की बट उसके विंग पे जो है ग्रे कलर का पैच है। इंडिया का एक बच्चा बोलेगा हाँ भाई टाइगर को बचाना, क्योंकि टाइगर वो जानता है इतनी बड़ी स्पीशीज है, राइट। तो जहाँ पे आपने टाइगर को बचाने की बात करी तो बेसिकली आपको पूरा जंगल बचाना पड़ेगा। तो बेसिकली जब कोई बर्ड कॉल कर रही है तो वो गाना तो नहीं गा रही ना, इट इज डूइंग अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो होता है क्या है कि जैसे कोई शिकारी पक्षी है, उसकी एक स्पेसिफिक कॉल होती है, उसकी कॉल जैसे उसकी कॉल सुनेगी तो एक बर्ड फट से अलार्म कॉल देगी, सबको मालूम पड़ जाएगी खतरा है, तो छुप जाते हैं। हमारी जो लाइफ है ना, ह्यूमंस की लाइफ बहुत ज़्यादा सेटल्ड है, लेकिन जो बर्ड्स हैं या फिर जो भी नेचर है हमारे अलावा वो ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं है। बिल्कुल जो लगातार ही उड़ता हो, स्विफ्ट बोलते हैं। अच्छा, कहते हैं जमीन पे कभी टच होती नहीं हो। उत्तराखंड में एक खैंड पर्वत है, हाँ। अब जैसे अंधेरा हुआ तो बाहर से जो है तरह तरह की आवाजें आने लगी और मेरी हालत खराब हो रही, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो जंगल का। लास्ट डे ऐसा हुआ ना, मैंने सोचा मैं फ्रस्ट्रेट हो गया एक तरह से। मैंने कहा यार कोई शॉट ही नहीं मिल रहा, 3 दिन हो गया खाली बैठा हूँ मैं अंदर, तो आज तो मंदिर में जाऊंगा ही जाऊंगा। सुबह सुबह की बात है, तो मैंने एक बहुत जोर की आवाज़ सुनी और मुझे लगा धक्का जोर से, और मैं सीधा मुँह के बल आगे गिरा बर्फ में। एक दौर था आपके जिंदगी में, नेगेटिव फेज से आप गुजरे, कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा रिग्रेट लेके कभी नहीं जीऊंगा। मैं जितने भी पैसे कमा रहा था, खुशी नहीं थी लाइफ। मैं तरीके ढूंढ रहा था कि मैं कैसे अपने इस डिप्रेशन से, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, उससे बाहर कैसे निकलूंगा। जो ईशा फाउंडेशन है, जो सदगुरु हैं, उनका एक कोर्स है जिसका नाम है इनर इंजीनियरिंग। लेकिन जो शाम भी करता था मैं, जब मैंने पेड़ को देखा तो उस पेड़ को देख के मुझे रोना आया, पत्ते को देख के मुझे रोना आया। हम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से नेचर से जुड़े हुए हैं, और हम खुद को इससे अलग समझ रहे हैं नेचर से, क्योंकि इंसान खुद को नेचर से ऊपर समझता है। ऐसा नहीं है, और अगर हम इसी पाथ पे कंटिन्यू करते रहेंगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर ह्यूमंस। प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना करना भी कठिन है। आज का यह पॉडकास्ट इस मायने में बहुत खास है कि हम अपने इस इकोसिस्टम में वाइल्ड लाइफ को समझ पाए, क्योंकि आज के जो गेस्ट रहे वो प्रोफेशनल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं, जिनका नाम है प्रवीण पुरोहित। प्रवीण पुरोहित लगभग 1 दशक से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के तौर पर जंगलों में रहते हुए कार्य कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने जंगली जानवरों को, खासकर पक्षियों को बेहतर तरीके से समझा है, उनके नेचुरल हैबिटेट्स में जाकर उनके व्यवहार को समझा है। आज के पॉडकास्ट में बात हुई बर्ड्स के किंगडम की, उनके व्यवहार के ऊपर बात हुई, और किस तरीके से वो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। हमने समझा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के एथिक्स को,
आज का यह पॉडकास्ट खासकर युवाओं के लिए बेहद ही यूजफुल होगा जो वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में आना चाहते हैं। हमने समझा कि किस तरीके से हमारा एक डिस्टरबेंस उस एक छोटी सी चिड़िया की पूरी दिनचर्या को नुकसान पहुंचा देता है, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। पॉडकास्ट पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काफी लंबे अरसे से आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ को समझ रहे हैं। इससे पहले के प्रोफेशन के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा आपका, कि जो फोटोग्राफी की शुरुआत आपने की, उससे पहले आपका प्रोफेशन क्या था? मैं हूँ तो उत्तराखंड का, रुद्रप्रयाग जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ मेरा गांव है क्विली नाम से। तो मेरे डैड जो, जब मैं छोटा था, जब वो छोटे थे, तो वो कर गए थे मुंबई माइग्रेट नौकरी के लिए। तो मेरा बॉर्न एंड बॉटअप जो है मुंबई का ही है। मैंने वहीं पे पढ़ी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। और वो करने के बाद मैंने 10 ईयर्स तक मैं मुंबई में टेलीकॉम सेक्टर में जॉब पे था। तो 10 ईयर्स तक जॉब करने के बाद मैं उत्तराखंड की ओर शिफ्ट हुआ। इच्छा बचपन से थी आने की, लेकिन थोड़ा टाइम लगा आने में। बट 10 ईयर्स जॉब करने के बाद आई रियलाइज्ड कि ठीक नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा काम करने में, एंड वो लाइफ चाहिए नहीं थी मुझे। तो मुझे पहाड़ों की लाइफ चाहिए। तो 10 ईयर्स बैक मैंने सब कुछ वाइंड अप करके आई शिफ्टेड टू उत्तराखंड, ताकि मैं यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है, पहाड़ हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, उनको कैप्चर कर सकूँ। तो अप्रॉक्सीमेटली 2014 में जब नंदा राज यात्रा शुरू हुई थी जी, उसके ठीक पहले मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था। यानी कि आई केम हियर फुल टाइम करने के लिए इसको। और जो मज़ा मुझे काम करने में पहाड़ों में आता है, जो मज़ा मुझे काम करने में अब आता है, वो कॉर्पोरेट लाइफ में पैसे तो बहुत मिले, मज़ा कभी नहीं आया। तो मेरे लिए दिस इज़ दी लाइफ जो मैं, अगर दोबारा जन्म लेता हूँ तो बार बार मैं इसी लाइफ को जीना चाहूँगा। मतलब दिस इज द बेस्ट लाइफ फॉर मी। ओके। पहाड़ी परिंदा आपका सोशल मीडिया में कहीं मैंने देखा था। हाँ जी, यूट्यूब पे। यस, उस बारे में थोड़ा बताइए। पहाड़ी परिंदा नाम कैसे आपने माइंड में आया? और आपके बहुत खूबसूरत नाम है, और इसमें क्या किस तरह की वीडियोस हैं? बहुत टाइम तक मुझे कोई नाम सूझा नहीं, फिर ऐसी कुछ टाइम पहले, एक 1.5 साल पहले की बात है, मैं एक फ्रेंड के साथ जा रहा था। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम ऐसा क्या नाम रखें जो थोड़ा सा कैची हो, जो थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगे। तो इट जस्ट केम अप रैंडमली, इट केम कि पहाड़ी परिंदा नाम रखते हैं। मैंने कहा अच्छा नाम है, और इट्स वेरी सिंपल, इट जस्ट हैपेंड। नहीं, इसमें ये नाम बहुत अच्छा है। इसमें उत्तर भारत की खुशबू भी है, आपके उत्तराखंड की भी खुशबू इसमें आती है, और बहुत सुंदर नाम है। और इंस्टाग्राम में आप इसी नाम से हैं? नहीं, इंस्टाग्राम में मैं प्रवीण पुरोहित फोटोग्राफी के नाम से। प्रवीण पुरोहित। क्योंकि क्या है कि जो यूट्यूब का मेरा कंटेंट है, तो बेसिकली मैं पहाड़ों में बहुत घूमता हूँ। तो मैंने वाइल्ड लाइफ तो बहुत कैप्चर करी है, लैंडस्केप भी कैप्चर कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर थोड़ा कल्चर भी शेयर करता हूँ। अब धीरे धीरे शुरू किया है मैंने, थोड़ा कल्चर शेयर करता हूँ, थोड़ा मैं ट्रैवल शेयर करता हूँ। तो पहाड़ी परिंदा उसके नाम से ठीक है, क्योंकि मैं पहाड़ों में ही घूमता रहता हूँ परिंदों की तरह। सो दैट्स वाई दैट नेम इज देयर। अब इंस्टाग्राम जो है, इट इज मोस्टली फोटो सेंट्रिक या फिर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी सेंट्रिक। सो दैट्स वाई इट इज इंस्टाग्राम पे मोस्टली अब जो मेरा कंटेंट देखोगे वो वाइल्ड फोटोग्राफी के हिसाब से होगा। बाकी यूट्यूब पे इट इज मिक्स एंड मैच। फोटोग्राफी तो है, बाकी जो मेरे बाकी चीज़ें भी होती हैं वो भी हैं। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या कवर करते हैं आप? जो वाइल्ड लाइफ की बात करूँ तो इट इज़ मोस्टली बर्ड्स और जो मैमल्स होते हैं पहाड़ों के। मेरा मेन फोकस वही उन्हीं पे है, बर्ड्स पे और बाकी मैमल्स पे। तो दैट इज़ व्हाट आई कैप्चर, वही मेरा, मतलब दैट इज़ माय वर्क मोस्टली, मोस्ट ऑफ इट वही काम है। उत्तराखंड का जो राज्य पक्षी है मोनाल, उसको भी आपने कैप्चर किया है? हाँ जी, किया है। कितना खूबसूरत होता है, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं? मोनाल की खूबसूरती को एक्चुअली अगर आपने उसको फिजिकली देखा है कभी मोनाल को? नहीं, मेरा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मैंने वीडियोस में या पिक्चर्स में बहुत देखा है। हाँ, तो मोनाल को जब आप पर्सनली सामने देखोगे तो उसको वर्ड्स में डिस्क्राइब करना, इनफैक्ट मेरे लिए किसी भी बर्ड को वर्ड्स में डिस्क्राइब करना, आई थिंक इट इज़ अनफेयर। मैं सबको एक जैसा ही देखता हूँ, बट अगर आप विजुअल ब्यूटी की बात करें
तो जो मोनाल है जिसको, जो कि फेजेंट फैमिली का है, मतलब जब तक उसको आप सामने नहीं देखोगे आपको उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा नहीं आता है। फोटोज़ में बहुत सुंदर लगता है और बहुत कलर्स दिखते हैं उसमें, बहुत एलिगेंट भी होता है वो। तुंगनाथ में अगर आप जाएंगे तो थोड़े डरते भी कम हैं वो, आप नज़दीक भी आ जाते हैं वो, लेकिन जो उसको सामने देखने का जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, तो वो फर्स्ट टाइम देखोगे तो मतलब इट्स लाइक माइंड बॉगलिंग, मतलब आपको यकीन नहीं आता कि सच में ऐसा कुछ हो सकता है। तो वैसे ही मेरे साथ एक, जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखा था, उसकी कहानी है, मैंने उसको फर्स्ट टाइम कैप्चर किया था। तो जब मैं उत्तराखंड आया था, तो क्योंकि पहली बार आया था, तो मेरा मेन फोकस था कि मोनाल को कैप्चर करना है। ये कब की बात है? 14 के बाद, 2014 के बाद, 2014। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले आज मोनाल को कैप्चर करूंगा मैं। बड़ा सब्जेक्ट है, मतलब सुंदर सब्जेक्ट है, आई विल गो एंड ट्राई टू कैप्चर इट। तब मुझे उसके हैबिटेट के बारे में, उसके बिहेवियर के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। ओके। तो तकरीबन मैं 1 महीना उत्तराखंड में बहुत घूमा, ऐसे ऐसे जगहों पे जहाँ पे मुझे मालूम था कि थोड़ी ठंडी जगहों पर रहते हैं, बुग्याल के आसपास रहते हैं, जहाँ बर्फ़ गिरती है वहाँ रहते हैं। तो उन्हीं रेस को हमने एक्सप्लोर करना शुरू किया स्टार्टिंग में। बट मैं जहाँ भी गया मैंने देखा कि जैसे मैं यहाँ हूँ तो मोनाल मुझे 1 किलोमीटर दूर खुद से देख के उड़ जाता था। तो आई जस्ट सॉ देम फ्लाइंग हियर एंड देयर, तो मुझे शॉट ही नहीं मिला, मतलब देख भी नहीं पाया उस ढंग से। तो 1 महीने से घूमता रहा मैं। देवरिया ताल का नाम सुना होगा? हाँ। बहुत सुंदर वो ताल है। तो एक दिन मैं वहाँ चला गया, ये दिसंबर या जनवरी की बात थी, बर्फ़ पड़ी हुई थी अच्छी खास। नॉर्मली क्या होता है कि मोनाल जो है हाई ऑल्टीट्यूड के बर्ड्स हैं, जो बुग्याली एरिया होता है, अल्पाइन पास्चर्स कहते हैं इंग्लिश में, जी। तो वो मोस्टली वहीं पर रहता है। लेकिन जब सर्दियों में बर्फ़ गिर जाती है, ऊपर थोड़ा सा ठंड ज़्यादा हो जाती है, तो वो थोड़ा नीचे आ जाता है। तो वो 2400 मीटर की हाइट पे है देवरिया ताल। तो तब अचानक से मैंने मोनाल की कॉल सुनी, और मेरे दिमाग में उस दिन मोनाल था ही नहीं, मतलब मैं बस जंगल जा रहा था, मुझे था कि मोनाल तो पता नहीं कहाँ ऊपर होगा। एकदम से मैंने उसकी कॉल सुना, जब मैंने पलटा तो एक बहुत ही सुंदर पेड़ था, उस पर सुबह सुबह की लाइट पड़ रही थी साइड से, ठीक उसके सेंटर में एक हिमालय मोनाल का जो है मेल बैठा हुआ था। अब कितनी दूरी थी आपके और उसके बीच में? हाँ, रही होगी मुश्किल से आई थिंक 20-25 फीट के आसपास रही होगी, बट काफ़ी बड़ा फेजेंट होता है, अब लगभग लगा लो इतना बड़ा फेजेंट तो होता ही हो। ओके। तो बहुत ही बढ़िया फ्रेम था वो, इट हार्डली गेव मी 3 और 4 सेकेंड्स, बट मैंने उसका पेड़ पे शॉट लिया, और तब मैंने जब उसको देखा उस दिन, तो मैं आई वाज लाइक दिस इज, मतलब क्यों इसको उत्तराखंड का राज्य पक्षी बनाया गया था, मुझे रियलाइज हुआ, समझ आया कि उसमें इतने कलर्स, मतलब उसको पर्सनली देखना आप कह सकते हो किसी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से कम नहीं हो। अगर हम उसकी तुलना अगर मोर से करते हैं, तो कैसी तुलना आप करते हैं उसकी? कितने गुण हैं जो उससे मिलते हैं, या किससे, जो हमारा राष्ट्र पक्षी? हाँ जी। सी, मोर मैंने बहुत देखे हैं, अब हो सकता है मैं बायस्ड हूँ क्योंकि मैं पहाड़ों के प्रति ज़्यादा है। मोर मैंने बहुत देखे हैं, लेकिन मैंने देखा कि जो मोनाल होता है उसकी बॉडी पे बहुत सारे कलर्स होते हैं, जबकि जो मोर होता है उसकी फेदर्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। इसकी वजह पे कलर्स, इसकी बहुत छोटी सी टेल होती है, और मतलब 1-2 ही कलर्स होते हैं इसमें, बट जो उसकी बॉडी है, पूरी बॉडी ही पे ही मल्टीपल कलर्स हैं। सो मेरे लिए पर्सनली मोनाल, अगेन ऐसा मतलब दोनों सेम है, बट इफ यू से विजुअली तो मोनाल ऑफ कोर्स मेरे लिए बहुत सुंदर लगता है मुझे, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इतना कलरफुल बर्ड मैंने आज तक कभी नहीं देखा। मतलब बहुत सारे बर्ड्स हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं, बट जितना कलर कॉम्बिनेशन इस बर्ड में है वो मैंने आज तक किसी बर्ड में नहीं देखे। लगभग अभी कितने स्पीसीज के अराउंड आपने काम किया है, बर्ड्स की या अन्य मैमल्स की भी अगर टोटल? हाँ, मैंने ऐसा कभी काउंट किया नहीं है ऑलमोस्ट। हाँ, बट मैंने शुरुआत जैसा मैंने कहा मुंबई से करी है, तो मैंने मुंबई में बर्डिंग करी है, महाराष्ट्र में करी है, उत्तराखंड में की है, हिमाचल में करी है, लेह लद्दाख में करी है, राजस्थान साइड में करी है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हो 450 के आसपास स्पीशीज़ मैंने बर्ड्स की देखी हैं। हर एक को शूट नहीं कर पाया हूँ, लेकिन जो अगर आप विजुअली देखने की बात करें तो 400-450 के आसपास मैंने स्पीशीज़ इंडिया में देखी हैं, मोस्टली उत्तराखंड में, बिकॉज मेरा जो काम रहा है मोस्टली उत्तराखंड में रहा है। आपकी सबसे बेस्ट स्पीशीज के साथ जिसका आपका एक आत्मा संबंध बन गया हो? ओके, हाँ ठीक है, तो ऐसे एक स्पीशीज़ के बारे में बात करूंगा मैं प्लीज। उत्तराखंड में एक फेजेंट है, उसको हम चीर फेजेंट बोलते हैं। चीर फेजेंट बोलते हैं उसको। ओके। तो
मोस्टली वेस्टर्न हिमालयास में ही हो, और उसकी जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में, तो बेसिकली उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है मोस्टली वेस्टर्न हिमालयास की तरफ ही। ठीक है। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयस मतलब हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये वाला एरिया। ठीक है, तो आईयूसीएन रेड लिस्ट के हिसाब से आपको पता होगा कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट होती है जिसमें बेसिकली वो स्पीशीज़ को क्लासिफाई करते हैं उनके नंबर्स के हिसाब से, उन पे किस तरीके के उनके हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, या फिर किस तरह से उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, कैसे हमारी एक्टिविटी उनको इन्फ्लुएंस कर रही है, उसके हिसाब से वो एक डेटाबेस बनाते हैं जी कि कौन सी स्पीशीज़ कितनी खतरे में है जी। तो आईयूसीएन रेड लिस्ट बोलते हैं उसको। तो उस आईयूसीएन रेड लिस्ट में अगर आप देखेंगे चीर फेजेंट को, तो उसकी पॉपुलेशन कहते हैं पूरी दुनिया में उस बर्ड की अब तक कहते हैं कि बहुत ही बड़ा सा फेयर है, बट 2700 या 27,000 के बीच ही बर्ड्स बचे हैं पूरे वर्ल्ड में? पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, तो बहुत कम दिखती हैं बर्ड्स, बहुत कम। उत्तराखंड में भी बहुत ही स्पेसिफिक लोकेशंस पे दिखती हैं बर्ड्स, और मतलब इट इज़ नॉट वेरी कॉमनली सीन। तो वो मेरे दिमाग में था कि मुझे चीर फेजेंट का शॉट चाहिए, लेकिन वो इतनी एल्यूसिव है कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं तो कहाँ ही शूट करूँगा उसे, मतलब वो तो चीर फेजेंट है, मैं कहाँ अभी अभी आया हूँ, मैं कहाँ शूट करूँगा उसको। और आपके नोन में जो फोटोग्राफर हैं उन लोगों ने उसका शॉट लिया था कहीं ऐसा, या गिने चुने थे वो लोग भी? हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि चीर फेजेंट के शॉट जब मैं उत्तराखंड शिफ्ट किया था 2014 में, उस टाइम पे चीर फेजेंट उत्तराखंड में बहुत ही कम गिने चुने लोगों ने शूट किया था, ये दिखा भी था इनफैक्ट। ठीक है, मुझे याद है जब मैं आया था तो जब मैंने बर्डिंग शुरू करी 1-2 साल, तो मुझे कई लोगों ने पूछा जो ऑलरेडी बर्डिंग करते हैं कि प्रवीण जी आप इतना घूमते हो तो कहीं अगर आपको दिखे चीर फेजेंट तो बताना हमें, हम उसको शूट करना चाहते हैं। ऑफकोर्स मैं तब तक दिखा नहीं था, मतलब अगर अब भी आप देखेंगे उसके उत्तराखंड में जो फोटोग्राफर्स की नॉन लोकेशन है वो 2 ही हैं। एक तो लोकेशन जो गलती से मैंने डिस्कवर कर लिए थे अब आप बताना चाहेंगे क्या पॉडकास्ट? हाँ जी, हाँ जी। Okay. तो मैंने कार्तिक स्वामी जो टेम्पल है वहाँ पे देखा था फर्स्ट टाइम, और एक दूसरी लोकेशन है जिसको मनीला बोलते हैं, कुमाऊं साइड में। तो यही 2 लोकेशंस है जहाँ पे लोगों ने चीर फेजेंट को देखा है और शूट भी किया है। Okay. और लोकेशंस पे भी होते हैं, मैंने देखे हैं, लेकिन शूट करने के हिसाब से कह रहा हूँ ये 2 लोकेशंस हैं जहाँ पे लोग जाके शूट कर पाते हैं। तो मेरी हैबिट है कि मैं कार्तिक स्वामी साल में 6 बार 7 बार जाता हूँ, मतलब मैं कोशिश करता हूँ कि महीने में 1 बार चला जाऊँ, मतलब रैंडमली ऐसा ही? हाँ, मतलब आई गो देयर, वहाँ से बहुत सुंदर हिमालय के लोकेशन के दर्शन होते हैं, सारी पीक्स दिखती हैं आपको, त्रिशूल से लेके गंगोत्री तक पूरी पीक्स दिखती हैं आपको वहाँ से, बहुत सुंदर नज़ारा है। तो वहाँ जाता रहता था मैं। तो एक दिन मैं ऐसे गया तो सडनली मैंने एक बर्ड्स का फ्लॉक देखा, 6-7 बर्ड्स से प्रेजेंट थे। तो जब मैंने उनको देखा तो एकदम से मैंने देखा ये चीर फेजेंट है, मतलब फट से, क्यों मैंने उनकी फोटो से देखी हुई थी, बट मुझे यकीन नहीं हुआ। एक बोलता ना 1 सेकंड से, मैंने कहा नहीं हो सकता, मैंने कहा नहीं हो सकता, ऐसा हुआ मतलब नहीं हो सकता, मैंने कहा नहीं ये तो वही है। तो मतलब बेसिकली मैं 2-3 सेकंड तो मुझे खाली वो करने में लग गया कि भाई सच में चीर फेजेंट है। अब बहुत आश्चर्यचकित हो गए। हाँ, मतलब उसको एक्सेप्ट करने में कि ये सच में है, मुझे मतलब 2-3 सेकंड लगे, मैंने कहा ये सच में है। ठीक है, चौंक गया मैं, वाज लाइक क्या हो गया। फटाक से मैंने कैमरे से उनकी फोटो खींचनी चाहिए, बट वो भाग गया तब तक, क्योंकि मैं चौंक गया तो वो भी चौंक गया, वो निकल गया। पर क्लिक हुआ? नहीं, क्लिक नहीं हुआ, बट मैंने देख लिया, मैंने कहा अच्छा चीर फेजेंट है यहाँ पे। जैसा मैंने कहा कि साल में 5 या 6 बार जाता ही हूँ, 6 या 7 बार कोशिश करता हूँ। तो फिर मैं गया फिर से। तो इस बार जब मैं गया तो मैं चीर फेजेंट को दिमाग में लेके गया कि चीर फेजेंट को शूट करना है मैंने। तो फिर मैंने वहाँ पे लोगों से पूछा कि एक ऐसी बड़ी बर्ड है, तो उन्होंने बोला हाँ आती है। मैंने कहा अच्छा पहले तो बताया नहीं आप लोगों ने। तो उन्होंने कहा कि पहले आपने पूछा ही नहीं। मतलब स्थानीय लोग अवेयर थे उससे कि चीर फेजेंट को लोकल भाषा में चौड़ बोलते हैं। चौड़? चौड़ चौड़? चौड़, हाँ चौड़, वहाँ के चौड़ बोलते हैं चौड़। हाँ। तो मैंने उनको बताया कि एक ऐसे से बर्ड है। उन्होंने कहा हाँ चौड़ है वो। मैंने कहा चौड़ क्या होती है? उन्होंने कहा ऐसे जो बता रहे हैं वो चौड़ है। मैंने कहा अच्छा। तो तब मैंने उनसे पूछा, फिर मैंने थोड़ा हैबिटेट के बारे में जाना कि कब आते हैं, किस टाइम पे आते हैं। हाँ। तो उसके हिसाब से फिर मैंने अपने आप को सेट किया, और उसके बाद वो मुझे एक बार दिखी, उसके बाद तो फिर वो मुझे कई बार दिखी, मतलब कई बार दिखी। और चीर फेजेंट की जो किसी भी तरह की फेजेंट की जो है उत्तराखंड में या फिर पहाड़ों में लोगों ने बहुत पहले से बहुत ज़्यादा हंटिंग करी है। मोनाल की भी पहले होती थी, ठीक है, अब तो खैर
वो कंजर्व कर लिया गया। पहले होती थी शूटिंग, मतलब पहले उनके शिकार होते थे, तो बहुत शर्मीले होते हैं बर्ड्स, क्योंकि ह्यूमंस ने उनको इतने जनरेशन तक क्या बोलते हैं हंट किया है कि मतलब उनके कहीं ना जेनेटिक मेमोरी में चला गया। एक इवन एक मैंने पढ़ा था डोडो पक्षी के बारे में भी, हाँ जी, कि वो उन मेरे ख्याल से नस्ल ही खत्म हो गई। ऐसी बहुत सारी पंछियां हैं जिनको हमने जो एक्सटेंड कर दिया, नॉट जस्ट हंटिंग की वजह से, जो हम जैसे हम फॉरेस्ट काटते हैं तो कुछ हैबिटेट्स ऐसे होते हैं, जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, थोड़ा ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। प्लीज। जैसे जो ग्रासलैंड्स होते हैं देखे होंगे आप। हाँ जी। अगर आप गुजरात साइड गए हैं, राजस्थान साइड गए हैं, तो यहाँ तो डेंस फॉरेस्ट होता है, वहाँ पे होते हैं वो ग्रासलैंड्स। ओके। तो आपको लगेगा कि ये तो घास के मैदान है, इतनी इतनी घास होती है, बहुत छोटी छोटी घास होती है, ठीक है। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो उन्हीं हैबिटेट में ही होती हैं। अगर आप उस हैबिटेट को डिस्टर्ब कर दोगे तो उसके अलावा वो कहीं नहीं रह सकते। मतलब उनको जो एवोल्यूशन हुआ है उसी एरिया में रहने के लिए ही हुआ है। तो हम सोचते हैं कि खाली घास का मैदान है, हमारे लिए सब घास का मैदान है। हम क्या करते हैं कि वहाँ कुछ करके हमने एक बिल्डिंग स्ट्रक्चर बना दिया, या फिर हमने वहाँ पर एक सिटी बना दी, या फिर हमने वहाँ एयरपोर्ट बना दिया। तो हम सोचते हैं जो यहाँ के पंछी हैं वो कहीं और जाके सेटल होंगे, किसी सपोज बगल में फॉरेस्ट है, हम बोलेंगे फॉरेस्ट में सेटल होंगे, तो ऐसा नहीं होता। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो फॉरेस्ट में रहने के लिए इवॉल्व हुई हैं। कुछ बर्ड्स का एवोल्यूशन ऐसा हुआ है जो उनको ग्रासलैंड्स ही चाहिए। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो बहुत ठंडे इलाके में होती हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो बहुत गर्म इलाकों में होती हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो ठंडे गर्म दोनों में रहती हैं। सो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन हाउ दे इवॉल्व्ड, उनके हर एक तरह के हैबिटेट हैं। तो हम जब कोई भी ऐसा काम करते हैं जो हमको लगता है कि इट्स नॉट अफेक्टिंग एक्चुअली, बट उस तरह की स्पीशीज को एक्सटिंक्शन तक ले जाते हैं एक्चुअली। जो आप एग्जांपल दे रहे हैं वो भी, तो हंटिंग का एग्जांपल दिया आपने। हंटिंग एक फैक्टर है, बट बाकी हम बहुत सी एक्टिविटीज करते हैं जो हमको पता नहीं है, वो बहुत बुरा इफेक्ट डालती हैं इन बर्ड्स के जाने अनजाने में। मतलब आम आदमी को तो यही लगता है कि एक जंगल है जहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, तो इसमें हर प्रकार के जानवर रह सकते, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। उस जंगल के भीतर भी सेग्रीगेशन है, हाँ जी, जो अलग अलग हैबिटेट्स बने हैं, जो वहाँ के जीव जंतु हैं उनके लिए उनके बीच में बहुत हाँ जी, डिफरेंस है। हाँ जी। जैसे अगर आप इसका एग्जांपल लो, जैसे स्पैरो, तो कॉमन स्पैरो है। हाँ। अब कॉमन स्पैरो जो है कभी आपको जंगलों में नहीं दिखेगी। हाँ, वो घरों के आसपास भी। स्पैरो आपको घरों के आसपास ही दिखेगी। ठीक है, तो उसका जो एवोल्यूशन हुआ, जिस तरह से वो इवॉल्व हुई है, उसको इंसानों के आसपास ही रहना है उसने। वो आपके जो आप खाना दोगे उसको खाएगी, ठीक है, आपके गेहूं के दाने खाएगी, वो चावल के दाने खाएगी, ठीक है, कुछ कीड़े मकोड़े भी खाएगी, बट उसने रहना ह्यूमंस के आसपास ही है। हम फॉरेस्ट में जाओगे आपको स्पैरो कभी नहीं दिखेगी। और ये इसका लाइव एग्जांपल तो मेरा ननिहाल भी है उत्तराखंड में ही। तो हम लोग का जब जाना होता था तो मेरी नानी जी बाहर बरामदा होता है, वहां बैठी हैं, और वो जिस प्लेट में खाना खा रही हैं तो वो स्पैरो भी वहां पर आके उस प्लेट में बैठ जाती थी। वो उसको भी खिलाती थी और वो खुद भी खा रही हैं। तो वो ऐसा माहौल था कि लगा नहीं कभी कि ये जंगली है, मतलब ये जंगल से उड़कर आ रही है, या ऐसा लगता है बिल्कुल पालतू है। करेक्ट, ये आपने बहुत सही कहा। अब मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। हाँ, तो बेसिकली यही बात है कि हर स्पीशीज अपनी तरह से इवॉल्व हुई है। बहुत ही कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। मतलब हम सोचते हैं कि थोड़ा सा पढ़ के हमको आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। कुछ पंछी ऐसी होती हैं जो घने जंगलों में रहते हैं, ठीक है। एक ट्रैगोपैन है, ठीक है, ट्रैगोपैन बोलते हैं उसको। ट्रैगोपैन है, उसकी स्पीशीज हैं 2-3। इट्स अ बर्ड, इट्स अ फेजेंट। उत्तराखंड में कुमाऊं साइड दिखता है एक स्पीशीज, बाकी गढ़वाल में बहुत कम साइटिंग है उसकी। तो वो इतनी शाय बर्ड है कि वो कॉल ही करती है जब उजाला होना शुरू होता है, यानी कि जब हल्का हल्का उजाला हो रहा होता है उसके पहले कॉल करना शुरू करती है वो, ठीक है, और जैसे उजाला होता है कॉल करना बंद कर देते हैं। मतलब इतनी शाय बर्ड है वो कि उस दौरान ही कॉल करेगी, उसके बाद वो जंगल में ही रहेगी। मतलब आपको ऐसा बाहर नहीं दिखने वाली। तो उसका एवोल्यूशन ही ऐसा हुआ है। एक तो स्पैरो है जो इंसानों के आसपास ही रहती है, वो घर भी बनाएगी तो इंसानों के घरों में ही बनाएगी। जो पुराने घर होते थे हमारे पठाल के, वही बनाती थी वो घर, राइट। बिल्कुल। जो पत्थरों के बीच में स्पेस होता है उसी में बनाती है, ठीक।
ये मैं कॉमन स्पैरो की बात कर रहा हूँ। Okay. स्पैरो की कुछ और भी स्पीशीज हैं जो थोड़ी सी वाइल्ड भी होती हैं। मैं कॉमन स्पैरो की बात कर रहा हूँ इस टाइम। अच्छा, स्पैरो में भी एक अलग अलग काफी स्पीशीज होती हैं, ओके। लेकिन मैं कॉमन स्पैरो की बात कर रहा हूँ जिसको हाउस स्पैरो बोलते हैं। हाँ, तो ये हाँ, उसके बारे में तो सर बोला भी गया था कि वो खत्म होने के कगार पर आ गए हैं, ऐसा है क्या? मतलब एक्चुअली ये है कि उसकी पॉपुलेशन काफी डिक्लाइन हुई है शहरों में। जब मैं छोटा था, मुंबई में जब मैं था, तो मुंबई में तब बहुत स्पैरोस दिखते थे, मुझे अच्छे से याद है। बट अब स्पैरोस मतलब दिखते ही नहीं है वहाँ पे। तो सेम थिंग हमारे पहाड़ों में हो रही है। जैसे पहाड़ों में जो हमारे पुराने घर थे, ठीक है, जो पत्थर और मिट्टी के बनते थे, हाँ, पठाल लोग। वाले घर, तो पठाल वाले घरों की भी जो हम चिनाई करते हैं, इससे पत्थर और मिट्टी से करते हैं, राइट? जी जी। तो उसके बीच स्पेस बचता है, हाँ तो उसके अंदर वो घोंसला बनाती हैं। हाँ। पर अब हमने क्या कर लिया है कि अब हमारे जो नए घर बन रहे हैं सारे सीमेंट के बन रहे हैं, तो उसमें कोई ऐसे ओपनिंग होती नहीं है। तो उसकी वजह से भी उनकी पॉपुलेशन पर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि उनको, जैसे मैं आपको कहता हूँ, वो इंसानों के आसपास उनको वो माहौल चाहिए। तो ये काफी हद तक बिल्कुल क्लियर था कि पहले के लोग जो उस वातावरण में रहते थे, तो वो, हाँ, मैंने बी हाउस भी देखे हैं उसमें, कि वो बीज के लिए भी ध्यान रख रहे हैं और उन चिड़ियाओं का भी ध्यान रख रहे हैं, हाँ उनके लिए भी एक होल छोड़ दे रहे हैं। हाँ हाँ। ओ, तो ये पूरा एक इकोसिस्टम था जिसको वो जो पुराने जमाने के लोग थे, जो मतलब आगे फॉलो करते आ रहे थे। लेकिन अब की जनरेशन ने जब से लिंटल वाले घर बनाए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके हैबिटेट में भी जो है फर्क पड़ा है। इसका एक और रीजन, हाँ सी, उनका फर्क डेफिनेटली पड़ा। बेसिकली जहाँ पे बहुत ज़्यादा रैपिड ग्लोबलाइजेशन हुआ है, जैसे आप दिल्ली की बात कर लें या मुंबई की बात कर लें, किसी भी शहर की बात कर लें जो बहुत ज़्यादा फास्ट डेवलप हुआ है, हाँ, तो वहाँ पे आप देखेंगे उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। किसकी? इन बर्ड्स की। स्पैरोज की। हाँ, बर्ड्स की तो डेफिनेटली हुई है। हाँ, पर स्पैरो की। स्पैरो की बात करें तो एक और चीज़ थी कि पहले जो लोग थे ना, मतलब पहले के लोग, जब पहले लोग, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 1990 के पहले की बात कर लो, 2000 के पहले की बात कर लो, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा नहीं आई थी। तो कहीं ना कहीं जो मैक्सिमम इंडिया के लोग थे, उनका जीवन यापन जो है नेचर से जुड़ा हुआ था। मतलब उनका एक बहुत डायरेक्ट कनेक्ट था नेचर के साथ। मतलब एग्रीकल्चरल थे हम बेसिकली। आपको पता होगा, आई थिंक स्कूल में पढ़ा था हम, 85% हम इंडिया जो है उसमें था, गाँव में था। हाँ, बिल्कुल। जब मैं स्कूल में था, पढ़ा था मैंने, 85% इंडिया गाँव में था। मतलब 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। तो जब आप गाँव में रहते हैं बेसिकली, तो आपका जो पूरा सर्वाइवल है पूरा आपका नेचर पे डिपेंडेंट है। आपका खेती हो गया, आप खेती करते हैं, फार्मिंग करते हैं, आप जानवर पालते हैं, राइट? तो कहीं ना कहीं जो है हमारा एक डायरेक्ट कनेक्शन था नेचर के साथ। तो इसलिए शायद जो आप कह रहे हैं, जो हमारे पुराने लोगों की वो थी, मतलब घर बनाने की समझ कह रहे हैं हाँ। वो बेसिकली इसलिए था क्योंकि हमारा सर्वाइवल उस पर डिपेंडेंट था। अब क्या हुआ है कि जब से हम शहरों में आने लगे, तो आपकी जनरेशन को ऐसा लगता है, या फिर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमारा खाना तो स्विगी से आ रहा है, या हमारा खाना जोमेटो से आ रहा है, या हमारा खाना तो फ़ोन से आ रहा है। खाना तो एक्चुअली ज़मीन से आ रहा है, राइट? बट वो कनेक्शन कहीं ना कहीं टूट गया। कनेक्शन होता था, वो कनेक्शन टूट गया है, और उस कनेक्शन के बिना इग्नोरेंस बिल्डअप होना बहुत नेचुरल सा कॉन्सिक्वेंसेस। जब तक आप किसी चीज़ से जुड़ोगे नहीं, तो आपको नहीं पता ना कि उसका आपकी ज़िंदगी में रोल क्या है। आपको लग रहा है कि खाना ऑर्डर किया मैंने, 20 मिनट में खाना घर पे आ गया, बट वो खाना आ तो कहीं किसी जमीन से, किसी फसल उगाई गई है, और तभी वो, हाँ। बट ये इतना, वही मैं कह रहा हूँ कि डिस्कनेक्ट जो आ गया है, मतलब मानव जाति ने पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया इन स्पीसीज को कहीं ना कहीं। हाँ, मतलब ये कह सकते हैं कि हम, एक और चीज़ ये भी है कि हम इंडिया की बात करता हूँ, हम हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है कि और हमारी डिमांड्स इतनी ज़्यादा हैं कि कहीं ना कहीं वी हैव टू कम टू मिडिल पॉइंट, कि जहाँ पे हम देखें कि भाई हम तो ठीक रहे, बट वो भी ठीक रहे। हाँ। बट आई थिंक वो उस पर फोकस हमारा है नहीं। हमारा फोकस मेनली उस पर चला गया, डेवलपमेंट पे चला गया, कि हम कैसे अपनी सुविधाओं को, केवल अपनी सुविधाओं को बढ़ाएं। तो हम ये भूल गए हैं कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो, मतलब हम भी उस इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। हम कहते हैं फ्रॉग, फिर हो गया स्नेक, और फिर बाकी स्पीसीज को मिला के हम एक सर्कल बनाते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा एलिमेंट तो मुझे लगता है जो मतलब मनुष्य है। ये बात है ना, एक्चुअली क्या है ना, ह्यूमंस एक्चुअली
हम कहते हैं हम टॉप ऑफ द फूड चेन, हम ये कहते हैं, राइट। बट हमारा ये है ना कि हम ये भूल जाते हैं कि जब हम टॉप पे हैं तो नीचे एक चेन बनी हुई है, ठीक है। तो अगर नीचे अगर कोई एक भी कड़ी अगर डिस्कनेक्ट होती है ना, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हम पे पड़ने वाला है। हाँ, इनडायरेक्टली तो घूम फिर के वो सर्कल आप तक ही पूरा होना है। इनडायरेक्टली वो उस असर ने हम पे ही पड़ना है। अगर कल कोई सपोज 20 की पॉपुलेशन सपोज कम हो जाती है बहुत ज्यादा, आपने उसके बारे में सुना होगा 20 हाँ के बारे में, हाँ कि 20 अगर नहीं रहे तो किसी रिसर्च ने कहा था कि 18 महीने में धरती खत्म हो जाएगी, हाँ राइट। हाँ। सेम थिंग हर स्पीशीज के बारे में, ठीक है। हम्म, बट अगर आप इंसान को इक्वेशन से निकाल दो तो पूरी धरती फ्लरिश करेगी उसके बाद। तो बेसिकली इट्स नॉट लाइक कि हम उसका हिस्सा हैं, हम इतने डिपेंडेंट हैं उन सब चीजों पे, हमारी मजबूरी भी है वो। मतलब हमारा पूरा जो चल रहा है वो सब कुछ उस चेन के हिसाब से चल रहा है। अगर वो चेन कहीं भी डिस्कनेक्ट होती है तो सबसे ज्यादा इफेक्ट हम पे पड़ने वाला है, क्योंकि बाकी एनिमल्स जो हैं वो फिर भी कहीं ना कहीं सर्वाइव। एडजस्ट कर लेते हैं, हाँ, बट हम नहीं कर सकते उसका एडजस्ट। और ये आप बहुत अच्छा कह रहे हैं सर। ये तो कोरोना काल में लोगों ने देखा कि जब मनुष्य घर के भीतर था तब उस वक्त प्रकृति बहुत अपनी खूबसूरत उन्माद में थी और बहुत सुंदर तरीके से ग्रो कर रही थी। जब मनुष्य बाहर निकला तो प्रकृति को और डैमेज करना शुरू किया। वही मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट तरह के हैबिटेट डिफरेंट डिफरेंट तरह के बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए यहाँ से लेके वहाँ तक, इस एंड से लेके उस एंड तक उसको कंजर्व करने की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं हमारी है। ओके। लेकिन इस सारी कॉन्वर्जेशन में हम चीर प्रेजेंट से दूर हट गए। नहीं, कम टू द पॉइंट, हम स्टोरी में वापस आते हैं। हाँ जी, वो बर्ड बहुत स्पेशल रही है मेरे लिए। एक तो पहली बात कि मुझे वो बहुत वो लगती थी कि मुझे कभी मिल ही नहीं सकती, ऐसी बर्ड थी, और मिल गई मुझे गलती से, जैसे भी मिल गई, भगवान की दया से मिल गई मुझे वो बर्ड। फिर मैंने उसको थोड़ा स्टडी किया हाँ। कि इनका बिहेवियर कैसा है, इनका पैटर्न कैसा है। तो मैंने देखा कि अगर आप उनके पीछे ना जाएं, एटलीस्ट मैं उस एरिया की बात कर रहा हूँ, उस कार्तिक स्वामी एरिया के टेम्पल के आसपास की, तो वो आपके पास आते हैं। अगर आप उनके पास ना जाओ तो दे आर गोइंग टू कम टू यू इन द सेंस वो उस एरिया में आते हैं। तो मैंने थोड़ा उनके हैबिटेट को, नॉट हैबिटेट, उनके पैटर्न को स्टडी किया कि किस तरह का बिहेवियर है उनका। जैसे मैंने बताया कि मैं बार बार जाता हूँ वहाँ पे, तब मैंने जाना कि अगर मैं एक स्पॉट पे चुपचाप बैठ जाऊँ तो एक पर्टिकुलर एरिया वहाँ पर उन्होंने आना ही आना है। तो इफ़ आई जस्ट सिट देयर दे विल कम। तो फिर मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और कई शामें और कई मॉर्निंग्स मैंने उनके साथ बिताई हैं। 1-1 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे। वो चुपचाप से आते हैं, चुपचाप से ऐसा बैठा रहता हूँ, मतलब आपको हिलना भी नहीं होता है, चुपचाप से बैठना है आपको, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करनी है, कोई शोर नहीं करना है। अगर मूवमेंट भी करनी है तो बहुत हल्के से करनी है, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो मतलब इतना डर जाते हैं कि भाग जाते हैं। तो वो सब मतलब मैंने बहुत सारे, आप कह सकते हैं हफ्तों या महीनों बिताए मैंने उन बर्ड्स के साथ। तो मोमेंट्स तो बहुत सारे रहे कि मेरे पास है, उन्होंने शॉट दिया, बहुत कुछ हुआ। बट एक ऐसा मोमेंट था जो बहुत ही स्पेशल रहा है। तो एक सुबह की बात थी, मैं मंदिर के टेम्पल के आसपास के एरिया में बैठा हुआ था। जैसे मैं यहाँ पे हूँ और वो सामने से आ रहे थे, मैंने यहाँ पे कैमरा रखा हुआ था, मैंने उनको शूट किया और शूट करके थक गया। मैंने कहा अब कितना शूट करूँगा, बहुत शूट हो गया। वो आए और लेकिन फिर चुपचाप बैठ गया, उनको देख रहा था मैं। तो धीरे धीरे वो मेरे नज़दीक आए, नज़दीक आए, नज़दीक आए, नज़दीक आए। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ और जैसे वो नज़दीक आया उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया कि हो सकता है कि मेरे पास आएंगे। तो फिर मैं एकदम चुप हो गया, मतलब पत्थर की तरह हो गया, मतलब कि हिलना ही नहीं बिल्कुल भी। तो तब मैंने देखा कुछ देर के बाद क्या हुआ कि वो आए और जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ तो जैसे यहाँ पर सोफ़ा है, तो यहाँ पे से वॉक करके चले गए वो। मैं यहाँ पे ऐसा बैठा हूँ, उनको देख रहा हूँ ऐसा। पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर 5वां आया, फिर छठा आया, 7 या 8 थे। 7 आया, 8 आया, और एक एक करके मैं ऐसे देख रहा हूँ उनको, चुपचाप करके मेरे साइड से निकल गए। आपके बगल से होकर गुजर रहे थे? इतने बगल से नहीं गुजर गया था। मैं ऐसे चुपचाप देख रहा हूँ उनको पता है मैं बैठा हूँ, बट मैं बहुत देर से बैठा था वहाँ पे। कहीं ना कहीं उनको ये रियलाइज़ हो गया था कि उनके लिए डेंजर नहीं है। और जैसे कि मैंने बताया कि मैं बार बार जा रहा था, तो हो सकता है कि वो वही बर्ड्स हों जो मैं हर महीने देखता हूँ। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मेरे को शायद रिकग्नाइज भी किया हो, बट ये मेरा स्पेकुलेशन है, मैं जानता नहीं हूँ। बर्ड्स के इस बिहेवियर के बारे में थोड़ा बताइए। वो महसूस करते हैं, जैसा आपने कहा कि कहीं ना कहीं आपने उनका विश्वास जीत लिया था, हाँ जी। तो ये कैसे काम करता है?
सी एक्चुअली ये कोई फिक्स साइंस अभी है नहीं, इसके बारे में कोई प्रॉपर कंक्लूसिव रिसर्च हुई नहीं अब तक कि ऐसा ही है। इनफैक्ट हिमालयन बर्ड्स के बारे में तो बहुत ही कम रिसर्च हुई है आज तक, बहुत ही कम। बर्ड्स एज सच के बारे में बहुत कम हुई है, इनके बारे में तो बहुत ही कम हुई है। तो सिंपल सा फंडा है, जैसे हर एक में एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है, जितने भी लिविंग प्राणी हैं, इंसानों में भी होता है। हाँ, तो जैसे अगर आप किसी माहौल में जाते हैं तो सडनली यू विल नो कि ये माहौल अच्छा है, ये माहौल बुरा है, ये सेफ है या अनसेफ है। ऐसा नहीं कुछ दिखेगा आपको, बट यू विल सडनली नो कि ये जगह सेफ नहीं है, ये जगह में एनर्जी अच्छी नहीं है, हाँ, महसूस होता है। रियलाइज होता है। हाँ, रियलाइज होता है कि ऐसा डेंजर है। डेंजर है। हाँ। जैसे आप पहाड़, जैसे सपोज आप देहरादून में हैं या फिर आप दिल्ली में हैं सपोज, ठीक है, दिल्ली सिटी में आप बैठे हैं अभी, ठीक है, तो आपको लगे यार बाहर शोर हो रहा है, आप सोच नहीं रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप डिस्टर्ब्ड हो, राइट। अचानक से आपने बैग उठाया और सपोज यहाँ से आप उत्तराखंड चले गए सपोज, ठीक है, उत्तराखंड चले गए, आप एक मंदिर में गए, वहाँ पे पहाड़ पे चढ़े, आप वहाँ पे खड़े हो गए, तो एकदम से आपको एकदम शांत हो जाते हो, राइट। तो आपने कुछ लॉजिकली सोचा नहीं, आपने कुछ दिमाग में बनाया नहीं कि वहाँ पे जाके शांत होऊंगा मैं, ऑटोमेटिकली आदमी शांत हो जाता है, राइट। तो बेसिकली यू फील दैट देयर इज सम एनर्जी देयर। हाँ, वो एनर्जी को आप कहीं ना कहीं महसूस करते हैं और Experience हाँ, एक्सपीरियंस करते तो वैसे ही जो बर्ड्स होते हैं या फिर मैमल्स होते हैं, हमारे पास तो फिर भी वी कैन थिंक, वी हैव इंटेलिजेंस टू थिंक, राइट, कि हम सोच सकते हैं। बट जो मैमल्स हैं, मोस्ट बर्ड्स हैं, वो इतना सोच नहीं पाते हैं। दे हैव वेरी बेसिक स्किल्स जितना हमको चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो यही जो सर्वाइवल स्किल है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो वैसे उन बर्ड्स में बहुत ज्यादा वो होती है, वो जिसको हम प्रबल होती है, बिकॉज उनका सर्वाइवल ही उस पर डिपेंड करता है। हाँ, मतलब उनका नहीं कर सकते, जीना मरना ही उस पर डिपेंड करता है, राइट। तो इसीलिए दे कैन वेरी इजीली सेंस कि अगर मैं एक एरिया में जा रही हूँ, अगर कोई सामने है, तो दे कैन इजीली सेंस कि दे विल जस्ट नो कि सेफ है, अनसेफ है, डेंजर है, दे कैन नो इट। लाइक सपोज अगर आप ये एक और एग्जांपल है, अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं तो आप ये एक्सपीरियंस करोगे कभी। ओके। कभी जंगल में जाओ, अगर आपने एक बर्ड को देखा या किसी एनिमल को देखा और आप एकदम से वो हो गए, एक्साइट हो गए, बर्ड दिख गया मेरे को, तो बहुत जल्दी भाग जाते हो। बट अगर आप थोड़े काम रहे तो नहीं भागते हो, वही डिस्टेंस होगा, सब कुछ सेम होगा, लेकिन बेस्ड ऑन हाउ व्हाट हैपेंस इनसाइड यू, दे कैन एक्चुअली सेंस दैट। ओके। ये मैंने एक्सपीरियंस किया। अगर आप बहुत शांत हैं, आपने किसी सब्जेक्ट को देखा, अब देखा अरे बर्ड है, शांत रहो, अगर आप एक्टिविटी कम करो, आपके मन से थोड़ी शांत रहे, तो देयर इज स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि मतलब वो आपको टाइम देगा, यू कैन शूट, यू कैन स्पेंड सम टाइम विद इट। एकदम से आप एक्साइट हो गए, आपने शॉट तो ले लिया उसका, बट वो एकदम से मतलब यू वोंट, उसको भी सेंस पहुंच जाएगा कि मतलब आप उसको अप्रोच कर रहे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं। मतलब इट इज नॉट दैट कि इट विल नो कि आप उसको फॉलो करो, अप्रोच करो, इट विल जस्ट सेंस दैट एनर्जी कि कुछ तो है मेरे आसपास जो अपरिचित है, कंड्यूसिव नहीं है, उसके लिए कंड्यूसिव नहीं है, इट कैन फील दैट। और फिर ये भी होता है कि हर एक, जैसे इंसानों में देखा होगा आपने, कुछ इंसान ज्यादा शर्मिले होते हैं, कुछ कम शर्मिले होते हैं, कुछ बहुत आउटस्पोकन है, बहुत बोल्ड होते हैं, कुछ क्यूरियस होते हैं। तो बर्ड की स्पीशीज में भी ऐसा नहीं है, जैसे मैं एक स्पीशीज की बात करूं, सपोज मोनाली हो गया सपोज, तो मोनाली का एक इंडिविजुअल हो सकता है बहुत शर्मिला हो, अच्छा, दूसरा इंडिविजुअल ऐसा होता है कि बोल्ड है। अच्छा, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ओह, ऐसा भी होता है, मतलब वो बोल्ड है थोड़ा, मतलब एक स्पीशीज में उसकी अलग अलग जो बर्ड्स हैं उनके अपने पर्सनल व्यवहार भी हैं, जैसे इंसानों में होता है वैसे होता है। अच्छा, कुछ बोल्ड होते हैं, कुछ बहुत शर्मिले होते हैं, ठीक है। तो ये आप देखिएगा जब आप फील्ड में जाओगे तो यू विल नो कि दिस थोड़ा ज़्यादा बोल्ड है, कुछ ज़्यादा एग्रेसिव होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं कि कुछ स्पीशीज़ में ऐसा भी होता है कि मेल ज़्यादा बोल्ड होते हैं, फीमेल बहुत शर्मिली होती हैं। फिर ऐसे भी देखा मैंने कि एक फीमेल आई, वो उसने मुझे देखा, एकदम से चौकन्नी हो गई वो। फिर पीछे से एक मेल आया, मेल ने मुझे देखा बट वो इतना डरा नहीं, तो उसको देख देख के फिर फीमेल भी उसके पीछे पीछे आएगी। तो सारे ऑब्जर्वेशंस फील्ड में अगर आप टाइम स्पेंड करो, यू कैन एक्चुअली सी इट। ओके, अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मेरे लिए, खासकर जानने की। रील्स में बहुत दिखाया जाता है, जस्ट फॉर कॉमेडी, कि जो फीमेल्स का बिहेवियर दिखाते हैं उसमें कि फीमेल्स को बहुत एटीट्यूड वाला दिखाते हैं, बॉयज के कपल्स बेसिकली वो फ्रेम करते हैं। क्या ऐसा होता है कि बर्ड्स में जो फीमेल वर्जन होता है जो बर्ड का,
वो बहुत उसके लिए उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसा होता है कपल्स का? ओके, होता क्या है ना, आपने डार्विन की थ्योरी सुनी होगी हाँ। कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम्म। तो वो एकदम 100% सही है। ठीक ओके। है, जब आप बर्ड्स की बात करते हैं, आप इंसानों का तो मुझे पता नहीं, बर्ड्स में क्या होता है, किसी मैमल में बेसिकली क्या है ना कि नेचर ये चाह रहा है, प्रकृति ये चाह रही है कि जो सबसे बेस्ट जीन्स हैं वही आगे बढ़े, हम्म। क्योंकि जीन्स जितनी बेस्ट आगे बढ़ेगी उतना सर्वाइवल उतना ही स्ट्रांग स्ट्रांग होगा, उतना ही जो लाइफ होगी उतनी स्ट्रांग होगी, राइट। तो जब मीटिंग का टाइम आता है, एग्जाम्पल मीटिंग का देता हूँ मैं, जब मीटिंग का टाइम आता है तो अब बर्ड्स जो है सिर्फ मीटिंग का टाइम पे मीट करते हैं, इतना आपको पता होगा शायद। इट इज नॉट ईयर अराउंड, दे हैव अ स्पेसिफिक टाइम, मोस्टली स्प्रिंग के आसपास, पहाड़ों में स्पेशली। हाँ। तो स्प्रिंग के टाइम पे अब एक फीमेल है और उसके आसपास 4-5 मेल है, ठीक है, जो उसको वू करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली दे वांट टू मेट ताकि उनकी जनरेशन आगे बढ़े। अब मेल को ये यही चूज करना है, या फिर आप कह सकते हो लाइफ को ये चूज करना है कि सबसे बेस्ट जीन्स ही आगे जानी चाहिए। ये किसको चूज करना है? फीमेल चूज करेगी, राइट, फीमेल चूज करेगी, राइट। female choose करेगी। मेल तो क्या है कि मेल तो एकदम हाई हो रखा है, उसको मेट करना है, उसका टाइम है उसको मेट करना है, ओके। पर 5-6 मेल है सपोज, और फीमेल सपोज 1 या 2 है, राइट। तो अब उस फीमेल को चूज करना है कि जो सबसे बेस्ट जीन्स है वही आगे जाएगी। ओह, दैट इज नेचर, राइट, सिंपल। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, फिटेस्ट है वही सर्वाइव होगा, सिंपल सा फंडा है। तो अब वो कैसे करते हैं, वो कैसे आपस में, अब होते क्या है कि मेल्स जो है डिस्प्ले करते हैं, डिस्प्ले इन द सेंस वो दिखाते हैं फीमेल को कि मैं कितना, एक तो सुंदर हूँ, दूसरा कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ, जेनेटिकली स्ट्रांग हूँ, और प्लस मैं कितना, मतलब दूसरों के ऊपर मेरा दबदबा टाइप ऐसे भी दिखाते हैं। ओके। तो इसके लिए क्या होता है कि मेल्स आपस में फाइट करते हैं। हाँ, ये मैमल्स में भी, मेल्स हो गया, मैमल ले लो, कोई भी ले लो, आपस में फाइट करते हैं। बिल्कुल। तो इससे सिद्ध होता है कि भाई ये ज्यादा स्ट्रांग है, ये ज्यादा स्ट्रांग है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होंगे, बट जैसे कि मैंने आपको बताया वो स्टडी नहीं करी हमने, बट जो मोस्टली ये है कि वो डिस्प्ले करते हैं, अपने फेदर्स दिखाते हैं। हाँ, कुछ बर्ड्स को देखा है बड़ी खूबसूरत तरीके से डांस करेंगे, जैसे पीकॉक का एग्जांपल दिया, हाँ, पंख फैलाता है। तो बेसिकली वो फीमेल को वो करने की कोशिश कर रहा है, कि रिझा रहा है कि देख भाई मैं इतना सुंदर हूँ, मैं इतना स्ट्रांग हूँ, आई एम दिस टाइप ऑफ कैपेबल, और हाँ, तो प्लीज अलाउ मी टू मीट, ताकि ये अच्छी जनरेशन आगे बढ़े। तो वहाँ पे फीमेल चूज करती है। ओके। तो जैसा आप कह रहे हो वो कम्युनिकेशन होता है उनके बीच, डेफिनेटली होता है हर लेवल नहीं, पे। मेरा क्वेश्चन ये भी था कि वो मतलब उसमें भी फीमेल नखरे वाली होती है या? वो नखरा नहीं कहेंगे, इट इज जेनेटिक्स बेसिकली, दे वांट कि मतलब वो चूजी तो है। हाँ, बिकॉज दे वांट सबसे बेस्ट जनरेशन आगे है। आप कह सकते हो चूजी है, चूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इज बेसिकली कि इट इज ऑलरेडी मेट कर चुकी है, और वो किसी और के साथ मेट नहीं कर सकती, बिकॉज वो प्रोसेस शुरू हो गया है। तो भगाता है, मेल में भगाता है, फीमेल में भगाता है, बिकॉज दैट प्रोसेस इज ऑलरेडी गोइंग ऑन। लायन जो है, सपोज उसने एक फीमेल के साथ मेट किया और उसके बच्चे हो गए, ठीक है। अब अगर कोई और फीमेल आई और इस लायन ने अगर उस फीमेल के साथ मेट किया, तो ये इस बच्चे के इन बच्चों को मार देगा। तो मुझे लगता है इस कारण से जो है फीमेल जो है, जो लाइनस है, वो नहीं चाहती। हाँ, वो नहीं चाहती। जैसे होता क्या है, सपोज आपका एक प्राइड है, जो शेर का जो झुंड होता है उसे प्राइड बोलते हैं, लायंस को प्राइड बोलते हैं, ठीक है। अब बाहर से कोई एक दूसरा मेल आया, तो वो क्या करते हैं, पहले तो मेल को भगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, लड़ते हैं मेल से, जो उसका वो होगा, लीडर होगा। एक बार उसको भगा दिया, उसके बाद जो मेल होता है, तो छोटे बच्चे होते हैं सबको मार देता है, कोशिश करता है, क्योंकि उसको जो चाहिए ही नहीं, चाहिए अपने से चाहिए। तो बेसिकली सारी की सारी बात हो रही है सर्वाइवल की, हो रही है बेसिकली ये कि मेरे जीन्स आगे जाने चाहिए, बस। बहुत सुंदर आपने इसको कंक्लूड किया कि वो वही मैंने देखा कि एक रील में दिखा रहे हैं कि वो जो शेर है वो खड़ा है, जो शेरनी है वो बहुत थोड़ी दूर में है, तो दूसरी शेरनी आती है और उसको मतलब उसको टच करती है, वो उठ के आती है और उसको भगा देती है। तो वो कारण वही था कि फिर बाद में ये सब चीजें होंगी या फिर ये बच्चों को मारेगा, और ये तो बेसिकली वो, क्योंकि वो शेरनी चाहेगी कि उसके जीन्स आगे जाने चाहिए। सेम थिंग विद शेर, कि मेरे जीन्स आगे जाने चाहिए, तो बच्चों को मारते हैं। हमको लगता है कि हम मोरालिटी कितनी बातें करते हैं। अच्छा, बर्ड्स, सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बर्ड्स आप कैसे पहचानते हैं कौन सी बर्ड
कौन सी है, मतलब उसकी इतनी उसकी प्रजातियों को कैसे समझते हैं, उस बारे में थोड़ा बताइए ना। हाँ सी एक्चुअली क्या है ना, बर्ड्स की इंडिया में 1300 से ज़्यादा स्पीशीज हैं 1300 से ज्यादा? सिर्फ इंडिया में, ठीक है। और सिर्फ हिमालय में अराउंड 700 से 800 के बीच। तो ऐसे भी होगा कि जो को आइडेंटिफाई नहीं ना किया हुई आ, हो सकता है। ऐसा हो सकता है, लेकिन मोस्टली आई थिंक ऐसा हम नहीं कह सकते कि कोई बर्ड ऐसी है, रेयर कोई ऐसे। बर्ड होगी ही नहीं जो हमने आज तक सबको आइडेंटिफाई कर लिया। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा अभी। अच्छा, ठीक है। मोस्टली जो हमने बर्ड्स, हमको लगता है, जो जहाँ तक हमारा लिमिटेड नॉलेज है, कि मोस्टली यही बर्ड्स होनी चाहिए। ओके, और भी हो सकती हैं, बट थोड़ा मुश्किल है मतलब। ओके। तो 1300 से 1400 एक स्टैंडर्ड है, मान के चलते। इंडिया, हाँ, 1300-1400 के बीच में, एग्जैक्ट नंबर भी है वो मुझे याद नहीं आ रहा, 13-14 मिनट के बीच में स्पीशीज हैं इंडिया में। ठीक है। तो बर्ड्स को क्या है ना, बर्ड्स को अगर हम देखा होगा, कई तरह की बर्ड्स दिखते हैं। हाँ, तो बर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के फिर एक तो उनके साइंटिफिक नेम्स होते हैं। हाँ, उनके नाम बहुत, हाँ, तो भिन्नता बहुत है। हाँ जी, तो साइंटिफिक नेम्स, मेरा फोकस ये रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरा हमेशा से फोकस ये रहा है कि मैं, ये ना बहुत ही नीश फील्ड है। सपोज अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, तभी आप किसी बर्ड पे ध्यान दोगे, उसके अलावा बर्ड पे ध्यान देने वाले हो नहीं। अगर आपके साथ में कोई फैमिली भी है आपकी, सिर्फ आपको पता होगा ये वाली बर्ड है, और आपकी फैमिली को इंटरेस्ट भी नहीं होगा, राइट। तो अब साइंटिफिक नेम्स जो होते हैं, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, बहुत नीश हो जाती है, तो वो कॉमन लोगों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, उनके जार्गन्स ऐसे हैं, टर्मिनोलॉजी जो ऐसी है वो बिल्कुल बेसिक नहीं है। बेसिक नहीं है। तो मेरा फंडा ये रहा है कि मैं इस चीज़ को बहुत सिंपल करना चाहता हूँ। इसलिए जो मेरा इंस्टाग्राम पे जो रील बनती है, या फिर मैंने देखी है, जो मेरे यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, उस पर मैं जितना सिंपल तरीके से हो सके मैं उतना तरीके से प्रेजेंट करता हूँ, ताकि अगर कोई छोटा बच्चा भी उसको देखे तो उसको पता पड़े कि अच्छा ऐसा होता। तो मेरा इंटेंशन ये है कि जितने ज़्यादा लोगों को मैं इस बारे में अवेयर कर सकूँ कि भाई एक ऐसा भी होता है। तुम तो कह रहे हो कि चिड़िया है, बट वो चिड़िया क्या है, ताकि एक बच्चा भी समझ सके उसको। क्योंकि मैंने देखा ना कि बहुत साइंटिफिक जो कम्युनिटी है, फोटोग्राफी जो कम्युनिटी है, आपस में बहुत ज़्यादा वो है, मतलब इन्फॉर्मेशन बहुत शेयरिंग है, बट बाहर जो है ज़ीरो है। मतलब कॉमन पीपल तक तो वो नहीं पहुंच पा रही होती, नहीं पहुंच पाते, मतलब वो इन्फॉर्मेशन बहुत ही कम पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं क्या कर, मतलब तो मैं साइंटिफिक नेम्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो इतना देता हूँ नहीं, मतलब पढ़ता हूँ मैं, वो सब ठीक है, लेकिन जब मैं आगे प्रेजेंट करता हूँ तो इट्स वेरी सिंपल नेम्स। जैसे एक चिड़िया है उत्तराखंड में, हिमालय में, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, उसको गढ़वाली में उसको लंपुच्छिया बोलते हैं। Okay. लंबी पूंछ है उसका, हाँ. राइट। इंग्लिश में उसका नाम क्या है? रेड बिल्ड ब्लू मैकपाई। अब रेड मतलब आप समझिए लाल, बिल मतलब चोंच, और ब्लू क्योंकि वो ब्लू रंग की होती है, और वो मैकपाई है, तो रेड बिल्ड ब्लू मैकपाई। वैसे ही एक चिड़िया है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन बुश रॉबिन बोलते हैं उसको। वाह, गोल्डन बुश रॉबिन नाम है उसका, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान देखेंगे तो बहुत सिंपल है समझना उसको अगर देखेंगे तो सच में ऐसा लगता है वो गोल्डन रंग की, उसका रंग गोल्डन है। बुश क्योंकि वो जो उसका हैबिटेट है, वो बुश वाले हैबिटेट है, ओके, झाड़ियों में रहती हो, वो आपको पेड़ पे नहीं दिखेगा, वो आपको घनी झाड़ियों में अंदर छुप छुप के दिखती है। और रॉबिन एक फैमिली की वो है, फैमिली कह सकते हो, ठीक है। तो ये एक स्पीशीज का नाम हो गया। एक और है जैसे ग्रे ट्री पाई है, उसको भी लंपुच्छिया बोलते हैं गढ़वाली, लेकिन वो काला होता है, तो उसका रंग मोस्टली ग्रे होता है, तो उसका नाम ग्रे ट्री पाई। ट्री पे बहुत, मतलब आप उसको देखो नॉर्मली ट्री मतलब उसी ट्रीज पे दिखेगा आपको, जमीन पे आता है बट ज़्यादा ट्रीज पे भी है, तो ग्रे ट्री पाई हो गया। वैसे ही बहुत सारी हैं, जैसे कि ग्रेट बारबेट बोलते हैं उसको। तो ग्रेट बारबेट उत्तराखंड या फिर पहाड़ों में मिलती है, इंडिया की सबसे बड़ी बारबेट है वो, तो उसका नाम ग्रेट बारबेट रख दिया आप। बारबेट एक तरह की फैमिली है बर्ड्स की, ग्रेट मतलब सबसे बड़ी बारबेट है पूरे इंडिया की, तो उसका नाम ग्रेट बारबेट रख दिया आपने। तो वैसे बहुत सारी बर्ड्स हैं, मतलब जैसे एक अपना हिमालयन वल्चर है, गिद्ध सुना होगा आपने। हाँ, तो इसका नाम ऐसा क्यों रखा, क्योंकि हिमालय में मिलता है, तो हिमालयन वल्चर रख दिया उसका नाम। अब माइग्रेशन भी करते हैं, बट उसका जो प्राइमरी हैबिटेट है वो हिमालय है, तो उसका नाम रख दिया आपने हिमालयन वल्चर। तो ऐसे बहुत तरीके की बर्ड्स हैं, मतलब उनके शेप के हिसाब से,
उनके साइज के हिसाब से। जैसे ग्रॉस बीक है, ग्रॉस बीक मतलब उसकी चोंच जो है बहुत ही कैसे तो भद्दी शेप की है, तो उसका नाम ग्रॉस बीक रख दिया। सो देखो आप लोग, बहुत ही भद्दी शेप की बीक है उसकी, Okay. अजीब से लगती हो, Okay. ग्रॉस बीक रख दिया उसका आपने नाम। तो ऐसे ही जैसे एक है ग्रे विंग्ड ब्लैक बर्ड है एक, क्योंकि वो है ब्लैक कलर की बट उसके विंग पे जो है ग्रे कलर का पैच है, तो उसको बोल दिया आपने ग्रे विंग ब्लैक बर्ड। ऐसे ही एक वुडपेकर है जिसको गढ़वाली में कटिया फोड़ बोलते हैं, सुना होगा आपने? हाँ हाँ हाँ, कटफोड़ा। कटफोड़ा, हाँ। हाँ। तो बहुत सारे वुडपेकर्स हैं, तो एक वुडपेकर है उसका नाम है रूफस बेलीड वुडपेकर। क्यों? क्योंकि सिंपल सा अगर उसको ध्यान देंगे तो मालूम पड़ेगा उसकी जो बेली है, बेली यानी कि पेट, हाँ। वो रूफस कलर की है, ओ। तो रूफस बेलीड वुडपेकर। ऐसी एक वुडपेकर है ग्रे हेडेड वुडपेकर, जो उसका सर देखोगे तो उस पर एक ग्रे रंग का थोड़ा सा पैच है, तो ग्रे हेडेड वुडपेकर। तो ऐसे ही मतलब डिपेंडिंग ऑन वो कहाँ पे रहते हैं या फिर उनका नेचर कैसा है, उनका साइज कैसा है, उनका शेप कैसा है, उनके विंग्स पे रंग कैसे हैं, पैटर्न उसके कैसे हैं, हिसाब से। उसके हिसाब से मोस्टली ऐसे नाम होते हैं। ओके, कि बर्ड्स में भी ऐसा होता है जैसे ह्यूमन में होता है कि एक रॉयल फैमिली या कोई एक बड़ी प्रजाति हो, इसमें जो क्लास हो, ऐसा होता है, इसमें क्लासिफिकेशन होता है जो बड़ी इन द सेंस सवाल समझ हायरार्की में टॉप में जो बर्ड्स आती हों। से एक्चुअली सी मतलब यू कैन से इंटेलिजेंसी में आ सकती हैं, खूबसूरती में आ सकती हैं, या सर्वाइवल में आ सकती हैं, जो टॉप मोस्ट होंगे, ऐसा कुछ होता है या नहीं? होता क्या है ना, मैं इसका जवाब थोड़ा डिफरेंट तरीके से दूंगा Please. आपको। मैं आपको इसका जवाब कॉन्जर्वेशन के तरीके से दूंगा। मैं आपको ठीक। एग्जांपल देता हूँ टाइगर का। हाँ, ठीक है, ठीक। टाइगर से आप थोड़ा रिलेट कर पाएंगे, हाँ। आपका सवाल का जवाब मिल जाएगा आपको। ठीक है। सपोज टाइगर है, ठीक है, अब टाइगर क्या है, बहुत ही रॉयल हाँ एनिमल है। हाँ हाँ। इंडिया में किसी बच्चे को बोलोगे टाइगर से उसको पता है टाइगर दिखता है कैसे, राइट? अब सपोज क्या करना है, एक फॉरेस्ट का एरिया आपके पास जो बहुत ही प्रिस्टीन है, सपोज यहाँ टाइगर रहता है, ठीक है। अभी आपको उस एरिया को कंजर्व करना है, ठीक है। तो अगर आप बोलोगे कि हमको फॉरेस्ट को बचाना है, कि फॉरेस्ट से लकड़ी मिलती है, फॉरेस्ट में फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन मिलता है, या फिर यहाँ पे इतने सारे बर्ड्स रहते हैं, सांप रहते हैं, जानवर रहते हैं, तो कोई ध्यान नहीं देगा उस पर। अगर आप बोलोगे भाई टाइगर को बचाना, ठीक है, आप बोलोगे टाइगर को बचाना, तो इंडिया का एक बच्चा बोलेगा हाँ भाई टाइगर को बचाना है, क्योंकि टाइगर वो जानता है इतनी बड़ी स्पीशीज है, राइट? तो जो आपने बोला कि एक तरह से कैसे रॉयल स्पीशीज हो, कह सकते हो, ऐसा है नहीं, बट कहने के लिए कह सकते हो। हाँ, जैसे जंगल का राजा शेर। हाँ, ठीक है। तो जहाँ पे आपने टाइगर को बचाने की बात करी, तो बेसिकली आपको पूरा जंगल बचाना पड़ेगा। हाँ। तो आपने टाइगर को तो बचाया, उस जंगल को तो बचाया, लेकिन उसके साथ जितने भी स्पीशीज है यहाँ पे, वो सारी की सारी बचेगी। सारी की सारी बचेगी। उस तरीके से आप कह सकते हो कि वो रॉयल है। बट अगर आप वैसे कहो कि कोई ऊपर है कोई नीचे है, तो नेचर में ऐसा नहीं, नेचर में सब एक ही है, हर एक का अपना अपना रोल है, दबदबा है, ऑफ कोर्स है। हाँ, मतलब ये तो बचपन से हम लोग के सबके दिमाग में डाल दी गया, मतलब कि जो शेर है वो राजा है, हाथियों को सम्मान दो, और जैसे वो जंगल बुक आई है उसमें बड़ी तरीके से लोगों को समझा दिया गया है, बच्चों को खासकर। तो अब तक उनके दिमाग में यही है कि शेर इज द बेस्ट, और बाकी का तो नहीं पता। हो सकता है चूहा भी राजा हो अपने क्षेत्र में। वही कह रहा हूँ कि हर एक का अपना रोल है इकोसिस्टम में, एक के बिना दूसरा फंक्शन नहीं कर सकता। तो ऐसा नहीं है, ये मिथ है। अब मिथ क्या है, तो ये तो कोई लॉजिक ही नहीं होगा ना कि ये ऊपर नीचे कुछ है ही नहीं। हम सोचते हैं ऊपर नीचे है, हम सब एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, सबका अपना अपना रोल है, हर एक का रोल उतना ही इम्पोर्टेंट है। चींटी का भी उतना इम्पोर्टेंट रोल है जितना शेर का इम्पोर्टेंट रोल है। सबसे पहले मिथ तो ये तोड़ दिया जाए कि वाइल्ड लाइफ में एक चींटी भी आता है। ऑफ कोर्स अब तक वाइल्ड लाइफ लोग मुझे लगता है, मैं अगर गलत नहीं हूं तो 60 से 70, मेरे ख्याल से 75% लोग जो इस टेक्नोलॉजी से नहीं वास्ता रखते हैं, इस प्रोफेशन से नहीं वास्ता रखते हैं, उन लोगों को लगता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का मतलब होता है शेर, बाघ, चीता, एलिफेंट, मतलब बिग मैमल्स। नहीं, ये सही कह रहे हो आप, क्योंकि कई लोग जब मैं जाता हूँ, मुझे मिले हैं लोग, क्या करते हो, मैंने कहा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, तो सबसे पहले पूछते हैं अच्छा टाइगर की फोटो, हाँ, ये पूछते हैं। मैंने कहा मैं टाइगर की फोटो नहीं खींचता। बोलते हैं तो क्या फिर क्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हो, पूछते हैं ऐसा।
तो मैं कहता चिड़ियाओं की फोटो खींचता हूँ, बोलते अच्छा, उनको तो अच्छा चिड़िया। हल्के में ले लेते। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आपको एग्जांपल दिया मैंने कि अगर आपको एक फॉरेस्ट बचाना है, फॉरेस्ट बचाने की बात नहीं करो, आप बोलो कि टाइगर को बचाना है, तो उस हिसाब Branding से piece. उस हिसाब से आप कह सकते हो कि भाई रॉयल है वो। बट एज इन नेचर, एज इन लाइफ, हर एक का उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे मैंने आपको बी का एग्जांपल दिया था, इतनी सी बी है वो, उसका उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है जितना कि एक हाथी का या फिर टाइगर का रोल। इनफैक्ट उसका रोल उससे ज्यादा है। ज्यादा है। उसमें ऐसे ऊपर नीचे होता नहीं, सब सेम ही है। Okay. हर एक का अपना अपना रोल है। वाइल्ड लाइफ एथिक्स के बारे में थोड़ा बात हो जाए। हाँ जी। क्या एथिक्स होते हैं जो लोग इस वक्त हमारे दर्शक जो देख रहे हैं उन लोगों तक ये बात पहुंचे कि जब आप वाइल्ड लाइफ में एंटर करते हैं तो भाई उनके कुछ एथिक्स होते हैं, उसका ध्यान रखा जाए। एनीवेज, जब हम किसी सब्जेक्ट को अप्रोच कर रहे हैं तो हम उसको डिस्टर्ब तो कर ही रहे हैं। आप कुछ भी बोल लो, आप कुछ भी कर रहे हैं, अनलेस आप बैठ जाओ किसी जगह पे कैमोफ्लेज होके। उसके अलावा अगर आप किसी सब्जेक्ट को शूट कर रहे हैं तो आप उसको डिस्टर्ब तो कर ही रहे हैं। बट हाँ, उस टाइम भी ये था कि किसी तरीके से ऐसा करना है कि सब्जेक्ट कम से कम डिस्टर्ब हो और हमको फोटो मिल जाए तो अच्छी बात है। तो उस टाइम मैंने देखा था कि लर्निंग पे ज़्यादा फोकस था, स्किल को लर्न करने में, सब्जेक्ट की केयर थी एक्चुअली। धीरे धीरे क्या हुआ कि सोशल मीडिया आना शुरू हुआ। तो सोशल मीडिया आपको पता है कि आपको एक बहुत ही अंधी रेस में लगा देता है, लाइक्स की कमेंट्स की, कि मेरे इतने 1000 फॉलोअर, इतने लाख फॉलोअर, ठीक है। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि एक कल्चर बनने लगा कि मुझे फोटो चाहिए बस, फिर वो किसी भी कीमत पे है, एनी हुक एंड क्रुक, एनी हाउ एनी हुक एंड क्रुक, कि मुझे फोटो चाहिए किसी भी हालत में, कैसी भी आए वो फोटो, ठीक है। मुझे बढ़िया फोटो चाहिए सब्जेक्ट की, मेरे पास टाइम भी ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं एक हफ्ते के लिए आऊँगा घूमने के लिए, मैं आपको पैसे दूंगा, आपका काम है कि मुझे बढ़िया फोटो दिलानी है आपको, ठीक है। और तो बेसिकली सारा का सारा कल्चर वो शुरू सोशल मीडिया से ही हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पे ग्रो करना है आदमी को, दिखना चाहिए आदमी, विजिबिलिटी होनी चाहिए, मैं दिखूं, लोग मेरी फोटोज देखें, मेरी वाहवाही हो, जैसा होता नॉर्मल होता है। तो फिर उस चक्कर में क्या हुआ कि मैं बर्ड्स की बात करूँगा। बर्ड्स जो होते हैं ना, स्पेशली हिमालय की बर्ड्स, एक तो बहुत छोटी होते हैं, उनका एवरेज साइज अगर आप देखोगे इतना सा होता है, एवरेज साइज जो कह रहा हूँ इतना सा होता है, कुछ बड़ी भी होती हैं बट एवरेज इतनी होती है, ठीक है। और प्लस हिमालय जो है ना, जो पहाड़ हैं, बहुत वास्ट एरिया है, और जो डेंसिटी है बर्ड्स की वो काफ़ी एरिया के हिसाब से काफ़ी कम है, ओके, ठीक है। तो जैसे आप शहरों में जाओगे, अगर शहरों में तो एक जंगल का पैच है छोटा सा, बाकी सब जगह तो वही है, कंक्रीट है, तो वहाँ पे काफ़ी बर्ड्स आपको दिख जाती हैं। पहाड़ों में ऐसा नहीं, पहाड़ों में सब जगह जंगल ही है, तो डेंसिटी बर्ड्स की काफ़ी कम है, ठीक है। तो अभी आपको शॉर्ट चाहिए, अब बर्ड्स तो है नहीं कि आपके हिसाब से आएंगे, तो फिर इन्होंने क्या यूज़ करना शुरू किया, बर्ड की कॉल्स को यूज़ करना शुरू किया। बर्ड की कॉल्स, वो क्या होता है? जैसे बर्ड जैसी होती हैं, बर्ड्स जो होती हैं वो कॉल करती हैं, कॉल जब जो आवाजें निकालते हैं उसको हम बर्ड कॉल बोलते हैं, बर्ड कॉल कहते हैं। तो बेसिकली जब कोई बर्ड कॉल कर रही है तो वो गाना तो नहीं गा रही ना, इट इज डूइंग अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जब मीटिंग का टाइम है, सपोज वो किसी पर्च पे बैठ के चिल्ला रही है, तो बेसिकली हम उसको सॉन्ग बोलते हैं। हाँ, जैसे कोयल को, हाँ, तो वो सॉन्ग है, तो उसका हम उसको सॉन्ग कह रहे हैं, बट बेसिकली उसके लिए वो तरीका है कि अपने पोटेंशियल मेट को अट्रैक्ट करने के लिए, कि मैं मीटिंग के लिए रेडी हूँ एंड आई एम लुकिंग फॉर यू, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ सॉर्ट ऑफ वे ऑफ कम्युनिकेशन, हम उसको सॉन्ग कहते हैं। तो जैसे हम जब बात करते हैं, हम कई तरह के जेस्चर्स यूज करते हैं, शब्द यूज करते हैं, पिच यूज करते हैं, इंटेंसिटी यूज करते हैं, राइट। गुस्से में अलग तरीके से बात करेंगे, टोन हो गया, याद में अलग तरीके से करेंगे, चुपचाप से करने अलग तरीके से करेंगे, विस्परिंग हो गया, विस्परिंग हो गया। तो वैसे ही बर्ड्स में बहुत तरह की कम्युनिकेशन, ऑफकोर्स दे कम्युनिकेट, दे हैव टू कम्युनिकेट। अब क्या है कि उसकी समझ हमको है नहीं, बट हमने ये चीज सीख ली कि अगर एक, अब होता क्या है ना, आपको पता होगा रैप्टर्स होते हैं, रैप्टर्स बेसिकली जो शिकारी पक्षी होते हैं, जैसे ईगल्स हो गए, वल्चर तो शिकारी नहीं होता, ईगल्स हो गए, फिर जिसको हम बाज बोलते हैं, ठीक है, काइट्स हो गए। तो ये क्या करती हैं, शिकारी पक्षी होते हैं, राइट। इनकी कॉल जब कोई सुन लेता है बर्ड, तो बर्ड्स क्या ना आपस में करती हैं कम्युनिकेट, सिर्फ अपने आप में नहीं,
अलग अलग प्रजातियों में भी कम्युनिकेट करती हैं आपस में। टू अवेयर हाँ, देयर स्पीसीज और मतलब बाकी जो स्पीशीज हैं, सपोज एक स्पैरो है और एक दूसरी स्पीशीज है, तो अगर वो आसपास, अगर वो इवॉल्व ऐसी हुई कि उनका एरिया एक जैसा है, तो अगर ये अलार्म कॉल देगी खतरा है, तो दिस बर्ड विल नो कि अलार्म कॉल है। ठीक है, तो होता है क्या है कि जैसे कोई शिकारी पक्षी है, उसकी एक स्पेसिफिक कॉल होती है, उसकी कॉल जैसे उसकी कॉल सुनेगी तो एक बर्ड फट से अलार्म कॉल देगी, सबको मालूम पड़ जाएगी खतरा है और कहीं छुप जाते हैं। ठीक है, अब सपोज मीटिंग की कॉल है, मैंने आपकी मीटिंग की कॉल रिकॉर्ड कर लिया, आप किसी को बुला रहे हो मीट करने के लिए कि भाई मैं रेडी हूँ मीटिंग के लिए, मैंने इस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मुझे उस बर्ड की फोटो चाहिए, तो मैं जंगल में जाऊंगा, मुझे पता है कि यहाँ पे होती है, तो वहां पे जाके मैं उस कॉल को प्ले करूंगा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा। हाँ जी, हाँ, तो मैं उसको कॉल को प्ले ऐसा हो रहा है? हाँ, होता है ऐसा। अब तो खैर बहुत स्ट्रिक्ट होने लग गया, बट फिर भी कहीं ना कहीं होता ही है। ये तो मतलब बहुत बड़ी चीटिंग हुई। बहुत बड़ी चीटिंग है। तो होता क्या है कि अब जैसे मैं कॉल प्ले कर रहा हूँ कि भाई मैं मीटिंग के लिए तैयार हूँ, अब चिड़िया को नहीं पता ना कि वो कॉल स्पीकर से आ रही है, उसको लगा कोई बर्ड चिल्ला रही है, तो वो क्या करते हैं, फट से बाहर आ जाते हैं उस आवाज की खोज में। अब हमने क्या किया, हमको पता है कि हमको यहाँ पे फ्रेम चाहिए, तो हमने उसके हिसाब से अपने आप को सेटअप कर लिया कि भाई इस एरिया में दिखनी चाहिए, हमने कॉल प्ले किया, उस एरिया में अगर आई, मैंने फट से फोटो ले ली, मेरा काम तो हो गया, फोटो आ गई मेरी, उसके हमने स्पीकर बन गया, निकल गया वहां से। पर ये इसका इस्तेमाल तो शिकारी भी कर सकता है। करते होंगे शिकारी, क्यों नहीं करते होंगे। तो इससे क्या होता है, अब क्या ना, हमारी जो लाइफ है ना, ह्यूमंस की लाइफ बहुत ज़्यादा सेटल्ड है। हम यहाँ पे आराम से रिलैक्स होके बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, राइट। हमको सोचने की ज़रूरत नहीं कि हमारा अगला खाना क्या है। दिन का खाना हमको पता, हम खा लेंगे, हमको पता है कि रात का खाना जो खा लेंगे, रात को बेड में आके सोना हमको पता है, हमारा घर है, राइट। हमको पता है कि घर पे पानी का कनेक्शन लगा हुआ है, मतलब हर चीज़ सेटल्ड है। कुछ सामान खरीदना, भाजे खरीद लो आप, तो हम आराम से बैठे हुए हैं यहाँ पर, राइट। लेकिन जो बर्ड्स हैं या फिर जो भी नेचर है हमारे अलावा, वो ऐसा ऑर्गेनाइज नहीं है। तो उनकी जो पूरी लाइफ होती है, संघर्ष, इट इज या तो खाना चाहिए, या पानी चाहिए, या मेड चाहिए कोई मीटिंग करने के लिए, या फिर कोई सोने की जगह चाहिए। मतलब उनकी पूरी लाइफ जो है वो सर्वाइवल पे ही लगती है। मतलब हाँ, मतलब उसके इर्द गिर्द है, मतलब संघर्ष है हर चीज के लिए। और क्या है ना, बर्ड्स जो है ना हमेशा फियर में जीते हैं, मैमल्स भी हमेशा फियर में रहते हैं, मतलब बिकॉज उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, दे हैव टू लिव इन फियर, बिकॉज दे डोंट हैव अ प्रोटेक्टिव कोई एनवायरनमेंट नहीं उनके आसपास। कोई भी शिकारी कभी भी आके अटैक कर सकता है, कभी भी कोई भी इंसान आके कभी भी हंट कर सकता है। तो मतलब जो उनका बेसिकली उनका इंस्टिंक्ट जो है, जैसे आपने पढ़ा होगा, फ्लाइट है या फाइट है, हम बोलते हैं बिल्कुल वाइल्ड लाइफ में कि उनका दो ही सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, एक तो फाइट है या फिर फ्लाइट है। तो अगर खतरा होता है उनके आसपास तो वो तो फाइट करेंगे या फिर भाग जाएंगे। ठीक है, तो आज जब सपोज हमने अब मीटिंग की कॉल प्ले करी, वो आ गई, ठीक है, जो भी आया हो, हमने उसका शॉर्ट लेन चले गए। अब होता है क्या ना, उसकी लाइफ में बहुत लिमिटेड एनर्जी है, मतलब उसका जो टाइम उसने वेस्ट किया उस स्पीकर की आवाज़ को सुन के जब वो बाहर आई, तो उसका लाइफ का बहुत ही प्रेशियस टाइम वेस्ट हो गया, एंड इज गोइंग टू अफेक्ट इट्स जो उसका एक सर्कल है, जो पूरा सर्कल है, पूरा अफेक्ट होने वाला है। मतलब क्योंकि अब उसकी जो पूरी दिनचर्या है, दिनचर्या कह सकते हो सकता है उस दौरान वो कुछ काम कर रही हो, या बच्चों के साथ हो, या कई चीजें हैं कि जैसे, क्योंकि वो दिन भर वो दिन भर खाना खोजते रहते हैं, ठीक है, दिन भर खाना खोज रहे हैं, दिन भर खाते रहते हैं, तो धूप है तो छाँव में चुपचाप बैठ गए हो, ठीक है, और कुछ नहीं करते हैं, रात को सोएंगे और कुछ नहीं करेंगे, बस वही करते हो दिन भर। ठीक है, तो बेसिकली जब हम इसको अननेचुरली करते हैं तो हम उस साइकिल को बहुत बुरी तरह से एफेक्ट कर देते हैं। दखलंदाजी होगी, बहुत ही बुरी लेवल पर दखलंदाजी होगी। आपने पूरा एफर्ट लगाया, पूरी लाइफ पूरे एफर्ट लगा दिया, और हाँ, उसके लिए तो खासकर यही हो रहा है कि मीटिंग की बात हो रही है, लेकिन जब वो सामने आ रही है, करेक्ट, तो उसको ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा। हाँ, क्योंकि है ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि है ही नहीं, और वो सब चीज छोड़कर उसमें इन्वॉल्व हुआ। और होता है क्या ना, ये तो मैंने आपको मीटिंग का एग्जांपल दिया एक। अब हमको पता है कि मीटिंग का एक सॉन्ग होता है किसी बर्ड का, बट उनके और कई तरह के कम्युनिकेशन होते हैं जो साउंड से करते हैं। हम क्या करते हैं, साउंड को रिकॉर्ड करते हैं, जो मीटिंग का कॉल नहीं है। अब हमें ये नहीं पता कि ये साउंड किस चीज के लिए किस चीज के लिए इस्तेमाल। हम क्या करते हैं, उसको रैंडमली प्ले करते हैं। अब वो जो कॉल है, जो साउंड है, हो सकता है वो साउंड जो है उसके लिए डेंजर का, हाँ, या ये हो कि भाई आप जहां पर हो वहां से छोड़ के आप चले जाओ। और ये मैंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है एक्चुअली। ये एक्सपेरिमेंट मैंने
जंगल में ऐसे एक या दो बार एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब उसको लग रहा है कि डर डर वाला है, ठीक है। हो सकता है उस टाइम पे उसकी लाइफ में कुछ मतलब कोई और प्रोसेस चल रहा है उसकी लाइफ में, एकदम से डर के मारे ये होगा कि मतलब उसका पूरा वो जो उसका जो दिनचर्या के दिनचर्या या फिर जो उसका, एनीवेज दे हैव वेरी लिमिटेड टाइम, दे डोंट हैव कि उनका खाना अगला खाना उनको मिल जाएगा, कोई गारंटी नहीं है उनकी। तो बेसिकली आप ये कह रहे हो कि जो जो तस्वीरें हम आधे से ज्यादा जो तस्वीरें हम देखते हैं इंटरनेट पर किसी भी बर्ड्स की है, वो कहीं ना कहीं इस तरीके से उनकी दिनचर्या को में हस्तक्षेप करते हुए ली गई तस्वीर है। हाँ जी, मोस्ट ऑफ द फोटोज जो आप देखते हैं, कई बार ऐसा नहीं है कि हमेशा होता हो, बट कई लोग, जैसे कई लोग हैं जिसको जानता हूँ मैं, जिनको बहुत जल्दी है कि बस मुझे फोटोग्राफी करके और सोशल मीडिया में हाँ, डाल बेसिकली उनको बस दे नीड, हमने कहा कि थोड़ा फेम चाहिए, थोड़ा शॉर्ट टर्म फेम चाहिए, लाइक्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। जैसे चीर फेजेंट की बात करता हूँ, ठीक है। अब चीर फेजेंट का क्या है कि मैंने बताया कि बहुत टाइम स्पेंड किया उनके साथ मैंने, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया, मैं चीर फेजेंट को देखता हूँ अगर, तो मुझे एक एहसास हो जाता है कि ये चिल्ड है, ये रिलैक्स्ड है, या फिर एक टेंशन में है। आई कैन सी दैट, उसकी आंखों में मतलब मुझे दिख जाता है, ठीक है। अब कई लोग शॉर्ट डालते हैं चीर फेजेंट के, सोशल मीडिया पे देखता हूँ मैं, कई जगह मैंने कमेंट भी किया हुआ है, बट लोग इग्नोर कर देते हैं। तो आई कैन सी कि वो जो है बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। अब मुझे पता है कि ऐसा बिहेवियर, जिस तरह से डरा हुआ है वो, उस बिहेवियर में उसका इस तरह ओपन में आना नहीं पॉसिबल है। यानी आप तस्वीर देख के ये भी पहचान जा सकते हैं कि वो उसकी खुशी के दौरान की तस्वीर है या देख सकते हैं, हाँ। अगर आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, यू कैन एक्चुअली सी इट। बहुत सिंपल है वो, अब एटलीस्ट आई कैन सी इट कि अगर आप किसी बर्ड को पर मुझे लगता है कि आज के बाद ये पॉडकास्ट देखने के बाद मुझे लगता है सारे जितने भी दर्शक हैं वो इंटरनेट पे जो भी तस्वीर देखेंगे आप उसको समझेंगे कि वो तस्वीर हो सकता है कि आपके लिए आपको खुशी देती हो, तो लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिस पक्षी की तस्वीर है वो बहुत खुश हो उसमें। नहीं है, क्योंकि हम मोस्टली उसको डिस्टर्ब करते ही हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि खाने का बेटिंग भी करते हैं, खाने का भी होता है कि जैसे आपने एक पर्टिकुलर फूड हैबिट बनाई बर्ड की, जैसे आपको पता है कि बर्ड यहाँ पे आती है आपके एरिया में, तो आपने क्या किया कि वहाँ पे एक हाइड टाइप बनाया आपने, हाइड, और वहाँ आपने अपने दाने डालने शुरू किया उसके लिए, ठीक है। उसको अपने हैबिट डलवाए, ऐसा भी करते हैं लोग। हाँ। मुझे फिर भी लगता है कि ये थोड़ा सा रिलैक्स मतलब ठीक तरीका है, हाँ। लेकिन फिर भी ये है अनएथिकल, सही नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं आपने उसको हाँ, उसको मतलब डिस्टर्बेंस तो किया है उसकी। आपने उसकी फूड हैबिट चेंज कर दी। हाँ, हो सकता है कि आपने 1 साल कराया उसको, ये 2 साल उसका किया। जैसा आप जो बता रहे हैं, जो चीर के बारे में बता रहे हैं आप, हम्म, वो भी उस मंदिर के आसपास हाँ जी, आती थी, इसी वजह से कुछ ना कुछ मुझे लगता है हाँ, कि उसको मतलब कुछ क्योंकि मैं जैसे मैं आपको खाने कह को रहा हूँ मिलता रहा हो। कि लोग कॉल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उसको वो करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि वो बाहर आए। जैसे एक कॉल प्ले करते हैं लोग, एक उल्लू है, उसकी कॉल प्ले करते हैं, उसको बोलते हैं कॉलर्ड आउलेट। ओके। तो उसकी कॉल प्ले करने से क्या होता है कि जैसे उसकी कॉल प्ले करेंगे ना आप, तो जो झाड़ियों में जो पंछियाँ होती हैं जो बाहर नहीं आती, वो फट से बाहर आते हैं डर के मारे, फिर से लोग शॉट लेते हैं और फिर चले जाते हैं। मतलब ऐसे बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं, मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल। ओके, तो हम ओवरऑल थोड़ा सा इसके जो सीधे तौर पर जो इसके एथिक्स हैं वाइल्ड लाइफ के, उसके ऊपर बात करते हैं कि क्या करना चाहिए, डूज और डोंट्स, सीधे 1 to 1 ओके, सी डोंट्स तो बहुत ही सिंपल हैं। बताइए। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये बहुत लोग उसको वायलेट कर रहे होंगे। ऐसे डोंट्स बहुत ही सिंपल हैं कि बर्ड्स का एक बिहेवियर है कि जब वो नेस्टिंग कर रहे होते हैं तो उनको आप नेस्ट के आसपास मत जाओ आप। नेस्टिंग बोले तो वो भी आप थोड़ा क्लियर कर दो। हाँ, नेस्टिंग मतलब जैसे कोई बर्ड ने मेट किया और उसने अंडे दिए हैं, हाँ। उसने एक नेस्ट बनाया होगा अपने लिए, हाँ। किसी पेड़ के हॉलो में हो सकता है, हो सकता है कि मोस्टली पेड़ में होता है, कि हो सकता है कि आप सड़क पे चल रहे हो, आपके सड़क के बगल में एक पेड़ है, हाँ। जिसकी पेड़ की थोड़ी ऊंचाई पे आपको पता है कि नेस्ट है, ठीक है। अब उस बर्ड ने वो नेस्ट बना दिया। कई बर्ड्स ऐसा रिकॉर्ड किया गया है कि अगर आप बर्ड्स के पास गए, आप एक बार क्रॉस किया कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपने उस पर ध्यान देना शुरू कर दिया, उस नेस्ट पे आप वहाँ बैठना शुरू हो गए थोड़ा दूर डिस्टेंस पे कैमरा लेके, तो बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। कई बार वो अपने नेस्ट को अबैंडन कर देते हैं, छोड़ देती हैं नेस्ट को, अंडों को छोड़ देती हूँ,
वो छोड़ देगी। छोड़ देगी, नहीं आएगी दोबारा, तो अंडे छोड़ जाएंगे, मतलब वो जनरेशन लॉस्ट हो गई। तो सबसे बेसिक रूल होता है, बहुत बेसिक एथिक है कि अगर कोई नेस्टिंग बर्ड है तो उसके आसपास आप मत जाओ। ओके। आपको उसके नेस्ट की फोटो चाहिए, वो भी मत करो आप, उस लालच को छोड़ दो, आप मत जाओ उसके आसपास। वो चाहे कुछ कुछ दूरी पर क्यों ना हो। हाँ हाँ, मतलब यू विल नो, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, यू विल नो कि अगर आप किसी बर्ड को हो सकता है कोई बर्ड ज्यादा वो ना करे, जिस पे ज्यादा अंतर ना पड़े, बट यू डोंट नो ना। हाँ, नहीं बचपन में हम लोग थोड़ा सा इस बारे में मैं बताना चाहूंगा, आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। बचपन में हम लोग जानते थे कि जैसे कुछ नेस्ट से कुछ अंडे नीचे गए, तो अगर जो हमने उसको हाथ से उठा के रखा है, तो ऐसा भी देखने में आया कि उस बर्ड ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, ये भी मैंने ऐसे खुद मतलब हमारे बड़े बोलते थे कि आप उसको आप हाथ मत लगाओ। हाँ किसी पत्ते के माध्यम से उसको रख दिया जाता था, हाँ जी हाँ, उस पे हाथ लगाया तो उसको मतलब इंसानी गंध करेक्ट। उसको हाँ आएगी, और ऐसा। हाँ, ये मैंने सुना है, बट इसके बारे में एग्जैक्टली ऐसा मैंने कोई पर्सनल इंसिडेंट नहीं एक्सपीरियंस किया है, ओके और मेरे सर्कल में मैंने किसी से सुना नहीं है। ओके, नेक्स्ट लेकिन ये कहानी सुनी है मैंने, Okay. जो आप कहानी करो मैंने है सुनी ना। है। हाँ, लेकिन वही बात है कि कोई नेस्टिंग बर्ड है तो उससे आप दूर ही रहो, एक कोई भी हो, नेक्स्ट। कोई भी हो, ठीक है। दूसरा ये है कि हर एक बर्ड का अपना एक पर्सनल स्पेस होता है। अच्छा। तो देखा होगा आपने, इंसान में भी ऐसा होता है कि हाँ, कुछ हाँ। इंसानों को बहुत बड़ा स्पेस चाहिए, हम्म। उसमें जैसे अंदर घुसते दे बिकम अनकंफर्टेबल। कुछ इंसान से चिपक के बैठ जाओ, फर्क नहीं पड़ता उनको, राइट। तो एवरी इंडिविजुअल बर्ड हैज अ पर्सनल स्पेस एक्चुअली। हाँ। तो आपको अगर आप बर्ड की फोटो खींचने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने उसको अप्रोच करना है, और उसने आपसे डरना भी है, आपने उसको डिस्टर्ब तो करना ही है, बट आप ऐसा ना हो कि आप मतलब उसके पीछे पड़ जाओ आप। और होता क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, ये किस्सा हुआ है, बहुत बार हुआ है, कि सपोज एक पर्टिकुलर स्पीशीज है जो बहुत कम दिखती है, तो क्या करते हैं आदमी, उसका पीछा करते हैं। यहाँ तो अपने कर सकते पहाड़ों, लेकिन प्लेन्स में करते हैं, प्लेन एरिया, एक बर्ड है, आपने उसका पीछा किया, आप थोड़ा आगे गए, आपने उसका शॉट लिया, वो आपको देख के फिर से उड़े के और गए, आपने फिर उसका पीछा किया, और आपने ऐसा किया 1-2 घंटे तक। आपके पास गाड़ी है, गाड़ी में मोस्टली गाड़ी में होता है, आप गाड़ी में चल रहे हैं, उनके उसके पीछे वो जा रही है, उसके पीछे जा रहे हैं, वो शॉट ले लो, फिर से भाग रहे, आप नजदीक नहीं पहुंच पा रहे, बेसिकली आप एक क्लोजअप शॉट चाह रहे हैं, आप समझ रहे हो। अब हुआ क्या कि उस पूरे प्रोसेस में जो उसने खाने की खोज में लगाना था या अपने सर्वाइवल में लगाना था, वो आपसे बचने में लगा दिया उसने। तो बेसिकली उसकी बहुत भयानक एनर्जी लॉस हो गई। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो इतने टायर्ड हो गए कि कोई रात में शिकारी आके उसको पकड़ के ले गया। और ये भी पॉसिबल है कि वो उस दौरान जब आपने उसको डिस्टर्ब किया, उस दौरान वो फूड के बहुत करीब थी। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो अपने नेस्टिंग साइट में जा रहा हो, उसे उसके बच्चों के लिए खाना हो, बट आप उसका पीछा करो, वो कहीं और ही लगेगा आपको भाग, क्योंकि वो नेस्ट से आपको दूर ले जाना चाहती है। ये बहुत दुखद है। उसका एक सर्कल ना, ऐसा भी हुआ है। तो ये है कि मतलब अगर आप बर्ड को शूट करना चाह रहे हो तो एक सेफ डिस्टेंस पे ही शूट करो, ताकि मतलब इस तरह से आप उसको डिस्टर्ब ना करो। ठीक है, नेक्स्ट। उसकी लाइफ साइकिल इफेक्ट ना हो, मतलब उसकी जो रूट्स का वो इफेक्ट ना हो। ठीक है, इसके अलावा और वही जो सॉन्ग प्ले नहीं करना आपको। ठीक है, सॉन्ग प्ले नहीं करना, वो तो बहुत ही बुरा है। और फूड की आप मत डालो अनलेस वो हैबिट बनी हुई है ऑलरेडी पहले से। स्पैरो है, वो आई कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो आपके घर के आसपास आनी पहले से आ रही हैं, तो वो आपने कुछ नहीं किया, वो आ रही है, आपने शूट करो, कोई बड़ी बात नहीं, बट आप कुछ उसको मॉडिफाई करो, क्यों, ताकि आपको शॉट मिले। तो वो क्योंकि आपने कल अगर बंद कर दिया उसको खाना देना, तो फिर परसों क्या करेगी। एक बहुत लोग ये भी करते हैं कि एक पक्षियों का झुंड है और उसका एक फ्लाइंग शॉट लेना है आपका ग्रुप, तो बीच में पत्थर मारेंगे उड़ते हुए। ये बहुत करते हैं, मतलब जैसा आप एक पेड़ पे बैठे हो, हुआ ऐसा भी है, डॉक्यूमेंट लोगों ने रिकॉर्ड भी किया हुआ है सब कुछ। आप बैठे हो और एक पंछी है, आप उसका फ्लाइंग शॉट लेना चाह रहे हो, तो या तो चुपचाप बैठे रहो। नॉर्मली क्या करते हैं, चुपचाप बैठा रहते हैं कैमरा तान के, और जैसे उड़ेगी आप तैयार हो आप शॉट लेने के लिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि यार टाइम नहीं छोड़ना, घर कुछ और करना है, तो 1-2 आदमी रहेंगे, 2-3 रहेंगे, एक आदमी पत्थर लेके मारेगा, दूसरे आदमी कैमरा लेके तैयार रहेंगे, वो पत्थर मारेगा और वो उड़ेंगे, वो फ्लाइंग शॉट मिल जाएगा। ऐसे भी किया लोगों ने। तो मतलब बेसिकली सारी चीज़ें वही है कि आप उनको इस तरह से डिस्टर्ब मत करो।
अच्छा, हम जैसे देखते हैं कि जो एयरलाइंस हैं जितनी और चॉपर्स हैं वो एक पर्टिकुलर हाइट्स पर उड़ती हैं। राइट। बर्ड्स में भी ऐसा होता है कि वो एक उनके लिए एक तय मानक होते हैं जो मतलब एक तय मानक पर उड़ती हैं एक हाइट पर, पर्टिकुलर हाइट्स। हाँ मतलब जैसे कुछ बर्ड्स जो हैं आपको हिमालय की बहुत ऊंचाइयों पर मिलते हैं। जैसे अगर आप वल्चर की बात ले लें, वल्चर हैं, गोल्डन ईगल हैं, तो वो आपको कई बार 5,000 मीटर तक ग्लाइड करते दिख जाते हैं आपको, ठीक है, वहाँ पे रहते हैं। और जब गर्मी का मौसम जैसा नहीं सॉरी जब ठंडी का मौसम आता है आजकल, तो वहाँ नहीं होते। आजकल वो आपको जो स्पेशली हिमालयन वल्चर है वो आपको यहाँ तक भी दिख जाता है, राजस्थान तक। अच्छा। हाँ, वही हिमालयन वल्चर की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ से लेके वहाँ तक भी दिख जाते हैं आपको, ठीक है। बट उनका जो रेसिडेंस है वो हिमालय में ही है, तब उनका नाम हिमालयन वल्चर है। तो बेसिकली इसको हम कहते हैं, इसके लिए एक टर्म है ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन बोलते हैं हम उसको, ओके। ठीक है। अब ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन कई तरह के हैं। जैसे एक तो मैंने आपको बताया कि वो हिमालय की चोटी से लेकर 4-5 हज़ार मीटर से लेकर राजस्थान तक पहुंच गए सर्दियों में। हिमालय में काफ़ी सारी बर्ड्स ऐसी हैं, जैसे एक बर्ड है गोल्डन बुश रॉबिन, जो मैंने आपको पहले बताया था। इतनी सी बर्ड होती है वो। हम्म। तो जब उसका ब्रीडिंग का टाइम आता है, हाँ। तो जहाँ पे बुग्याल और जंगल का एज होता है, जहाँ पे ट्री लाइन खत्म होती है और जहाँ बुग्याल शुरू होता है, जिसको हम शेमरू बोलते हैं, जो कि बुरांश की एक प्रजाति है, उन झाड़ियों में जाके ब्रीड करती है वो। वहाँ पे जाके जो उसके मीटिंग होती है, वहाँ पे जाके उसके अंडे होते हैं, वहीं पे उसके बच्चे होते हैं बरसात के मौसम में। और जब ऐसे बरसात बंद होती है और मौसम ठंडा होना शुरू होता है, तो दे स्टार्ट कमिंग डाउन। अब जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा रेसिडेंस है उत्तराखंड में, मनसूना, उसकी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 1500 मीटर के आसपास। तो सर्दियों में वो बुग्याल की हाइट पे है अप्रॉक्सीमेटली 3000 मीटर के आसपास, सॉरी गर्मियों में ब्रीडिंग के टाइम पे। और सर्दियों में आजकल अगर आप आएंगे तो मनसूना पहुंचे रहते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, बर्फ़ गिर गई। तो उन जंगलों से नीचे नीचे जैसे जैसे ठंड बढ़ती है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो नीचे नीचे आना शुरू करती है। आजकल हमारी जो एरिया उस एरिया में रहेगी, ब्रीडिंग का आजकल कोई काम नहीं, आजकल सिर्फ फीडिंग का काम है बस। और जैसे स्प्रिंग आना शुरू होगा, जैसे फरवरी मार्च, जैसे गर्म होना शुरू होगा, तो दोबारा वो ऊपर जाना शुरू करेगी। और फिर जब मई जून का टाइम होगा, तब तक वो पहुंच जाएगी बुग्यालों में, फिर वहाँ मेट करेगी, फिर वहाँ बच्चे पालेगी बरसात में, और 1-2 महीने के बाद जब थोड़े बच्चे बड़े हो जाएंगे, दोबारा जो है नीचे आएगी। ओके। ये हो गया ऑल्टीट्यूडनल माइग्रेशन, बिकॉज ये एक ऑल्टीट्यूड से ऑल्टीट्यूड बेसिकली कम ज़्यादा हो रही है। ओके। तो इसे उत्तराखंड में बहुत सारी स्पीशीज। ओके, बाहर से भी कुछ बर्ड्स आती हैं, प्रवासी पक्षी। हाँ, जैसे एक उत्तराखंड में, अगर आप उत्तराखंड तो नहीं, अगर आप आसन बारात सुना होगा, देहरादून में आसन बारात है, तो वहाँ पे देखिए काफ़ी सारी प्रवासी पक्षी आते हैं, ठीक है। तो उत्तराखंड में फिर भी कम आती हैं। अगर आप भरतपुर जाएंगे, आपने भरतपुर सुना होगा, हाँ। बहुत फेमस है वो। तो वहाँ पे बहुत सी बर्ड्स हैं जो रशिया से, मंगोलिया से, कजाकिस्तान से उड़ते उड़ते आते हैं। मतलब बेसिकली उनका एक तरफ का रूट होता है तकरीबन 5-6 हज़ार किलोमीटर का। तो वो क्यों आती है? क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है वहाँ पे। तो उस ठंड से बचने के लिए कई डॉक्यूमेंट किया गया है। एक बर्ड है बार हेडेड गीज, यहाँ नहीं होती, वो नीचे होती है, मतलब आजकल आती है, विंटर विजिटर है, माइग्रेंट है। तो डॉक्यूमेंट किया गया उसको, 6-7 हज़ार मीटर की हाइट तक भी उड़ते हुए डॉक्यूमेंट किया उसको। बाप रे बाप। माइग्रेशन में आती हैं जो वहाँ से, तो हिमालय के ऊपर से उड़ के आती हैं, और फिर वो आती हैं जैसे मैं भरतपुर कह रहा हूँ, हाँ। वहाँ तक आती हैं। आई थिंक आसन बराज में भी शायद रिकॉर्ड है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। तो वो आती हैं क्योंकि वहाँ पे इतना ठंड हो जाता है, रशिया उस टाइप नहीं झेल पाती हैं। हाँ। तो यहाँ पे वो थोड़ी गर्मी के लिए आती हैं। उसके हिसाब से इस ये वक्त गर्म। बहुत गर्म है, ठीक है, मतलब उनके लिए प्लेजेंट, उनके लिए यही हैबिटेबल है। और अब जैसे ही फरवरी मार्च होगा, देखा होगा ना, वो गायब हो जाती हैं। दोबारा वो रिवर्स माइग्रेशन करके दोबारा अपने जो उनका घर है वहीं पे जाके उनकी ब्रीडिंग होती है, फिर वहीं उनके बच्चे होते हैं, और उसके बाद फिर वही साइकिल रिपीट होती है। मतलब बच्चे होंगे, वो थोड़े बड़े होंगे, फिर अगले विंटर फिर यहाँ आएंगे वापस। दैट इज हाउ इट गोस। और ऐसे ही मतलब चलता आ रहा है। तो ये एक तरह का माइग्रेशन। ओके। ये अच्छा, जैसे जब पक्षी है
कोई इसमें ऐसा भी होता है जैसे बिल्कुल जो लगातार ही उड़ता हो, कहीं पे रेस्ट ना लेता हो, ऐसा है? मुझे लगता नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कहीं कहीं पे रेस्ट तो लेते होंगे। एक प्रजाति है, अ, इसका मुझे एग्जैक्टली उस प्रजाति का नाम याद नहीं आ रहा। स्विफ्ट एक प्रजाति है बर्ड की। स्विफ्ट में बहुत सारे बर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत सारी स्पीशीज हैं स्विफ्ट में, स्विफ्ट बोलते हैं उसको। अच्छा, और एक स्वॉलो भी होते हैं। ओके। इन दोनों में से एक बर्ड है जो कहते हैं जमीन पे कभी टच होती नहीं हो, वो ऊपर सरफेस में ही रहेगी। मतलब पूरी लाइफ घूमती हो, जमीन पे खाली आती हो, आएगी, पानी भी पीना होगा तो उसे आएगी, उड़ते उड़ते पिएगी, फिर उड़ेगी, फिर आएगी, फिर उड़ेगी, फिर आएगी, फिर उड़ेगी। एक स्पीशीज है, स्वॉलो या उसकी है, एग्जैक्टली मुझे वो इन्फॉर्मेशन आपको अगर मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। हाँ, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैंने है एक ऐसे स्पीशीज। ओके। तो ऐसे कई स्पीशीज हैं जो, जैसे मैंने आपको बताया कि जो माइग्रेट करती हैं, पूरे माइग्रेशन में कहीं रेस्ट नहीं करती हूँ, मतलब 5,000-6,000 किलोमीटर सिर्फ उड़ के आते हैं, जब लैंड करती हैं तभी लैंड करते हैं। ऐसी बर्ड्स भी हैं। अब कुछ बर्ड्स के लिए ये बहुत परेशानी भरा होगा जो समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए जा रही हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा होता है। हाँ जी, वो परेशानी है, मतलब वो बिना उड़े नॉन स्टॉप मतलब नॉन स्टॉप उड़ के आते हैं, वो लैंड कहीं करते ही नहीं। जब वो लैंड करेगी भी कहाँ? नहीं करते, जमीन पे आके लैंड करते हैं। ऐसे ऐसे भी हैं जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं बहुत दूर दूर से, रशिया से मैं कह रहा हूँ आपको, कुछ प्रजाति, कुछ स्पीशीज ऐसी हैं वो लंबी फ्लाइट के लिए आते हैं। जैसे एक बर्ड है जो सी लेवल से 6,000 मीटर 24 घंटे में पहुंच जाती है, मतलब 24 घंटे लगातार उड़ेगी वो, और 6,000 मीटर की हाइट तक पहुंच जाएगी, और फिर क्रॉस करके हिमालय क्रॉस करके वापस जाएगी अपने जो उसका ब्रीडिंग ग्राउंड है, जहाँ पे वो एक्चुअल में रहते हैं। ओके। तो ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं। जैसे एक बर्ड है जिसका नाम अल्टाई एक्सेंटर है। तो एक्सेंटर इतनी सी बर्ड है, ठीक है, झुंड में रहती हो। अल्टाई माउंटेन्स मंगोलिया में है, तभी उसका नाम अल्टाई एक्सेंटर है। तो इतनी सी बर्ड है वो झुंड में, वो अल्टाई से लेके यहाँ पे आती है माइग्रेट करके, इतनी सी बर्ड है। यहाँ पे विंटर्स में रहेंगी, वो ऊपर ऊपर आती हूँ थोड़ा सा, जैसे कार्तिक स्वामी जाओगे तो वहाँ दिखती है आपको, और फिर जैसे ही थोड़ा गर्म होना शुरू होगा तो दोबारा वो वहीं पहुँच जाएंगे, वहीं आके ब्रीड करेंगे। और फिर मतलब बेसिकली आप देख सकते हैं कि साइज की बात नहीं, इतनी छोटी सी बर्ड हो फिर बड़ी सी बर्ड हो, बहुत ही फिनोमिनल कैपेबिलिटी है, पोटेंशियल पूरा है। वहाँ से यहाँ माइग्रेट करके आती हैं। और ये सोचने वाली बात है कि उन्हें कैसे पता कि रूट क्या है, उन्हें कैसे पता कि यहाँ ही जाना, उन्हें कैसे पता कि भरतपुर आना है। हाँ, इस बारे में थोड़ा बताइए, कैसे पता कि मतलब वो कैसे तय करते हैं? मतलब बहुत ही मतलब नेचर का मिराकल, हम ढूंढते रहते हैं कि कोई जादू हो जाए, कोई जादू हो जाए। हम सोचते हैं कि हमारे सामने आदमी गायब होकर चला हुआ तो जादू है, बट जो ये जादू रोज हो रहा है, हर साल हो रहा है, कि भाई इतनी सी चिड़िया जिसको कुछ ऐसा नहीं है कि वो उसने डेटाबेस बना के रखा हुआ है, कोई उसके पास कोई जीपीएस है कि भाई मुझे यहाँ पे आना है, तो हर साल आते हैं। तो ये इनहेरिटरी मतलब जो अपकमिंग जो बर्ड्स होंगे उसकी फैमिली की, उसके दिमाग में भी रहता है ये? मतलब बेसिकली वही मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये बहुत ही प्रॉपर साइंस नहीं है। अच्छा। लेकिन इतना तो है कि जो अर्थ का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, सुना होगा आपने, उसको यूज करते हैं वो। अच्छा। तरंगों का इस्तेमाल करते हैं माइग्रेट करने के लिए। मतलब ये भी स्टडी है, मतलब हाँ, इस वेवलाइन में चलना है या उसको इस्तेमाल, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंस करके उसको यूज करते हैं, उसको यूज करके वो पाथ बनाते हुए आती हैं। प्लस जो उनकी जेनेटिक मेमोरी होगी, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि उनकी जनरेशन से करते हुए आए हैं, उसको यूज करके, प्लस जो कॉम्बिनेशन है उसको कॉम्बिनेशन को यूज करके ही वो इतनी लंबी फ्लाइट करके एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशंस पे आते हैं। ओके। अब यहाँ एक प्रश्न और उठता है कि जो हमारी अभी टेलीकम्युनिकेशन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं और मोबाइल्स का, तो ये तरंगे भी, और इसके अलावा भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल जो हम कर रहे हैं, वो तरंगे पूरे ब्रह्मांड में हैं, इस स्पेस में हैं और आकाश में तैर रही हैं। क्या ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकती हैं बर्ड्स के लिए? इसके बारे में भी दो तरह के मत हैं। कोई कहता है कि करता है, कोई कहता है कि नहीं करता है, बट कोई कंक्लूसिव प्रूफ ऐसा कुछ है नहीं। कुछ स्टडीज ने बोला है कि नहीं करते हैं, बट मेरा जो पर्सनली मानना है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इफेक्ट तो होता होगा। क्योंकि अगर हम देख सकते हैं, अगर आप इस टाइम देख सकते हैं, तो हमारे आसपास हम तरंगों से घिरे हुए हैं फ्रैंक। हाँ, बिल्कुल।
वाईफाई हो गया, फ़ोन के सिग्नल्स हो गए, दुनिया भर के जो हमारे कम्युनिकेशन हो रहे हैं सारे के सारे डिवाइसेस के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है, हर जगह मतलब वेव्स तो हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से हमने इसको, इनफैक्ट साउथ में एक मूवी बनी थी, अक्षय कुमार ने उसकी रीमेक बनाई थी, कौन सी मूवी का नाम बोल रहा हूँ, जिसमें वो पक्षीराज था। हाँ। तो मुझे लगता है कि वो तो खैर बहुत वाइड स्केल पर दिखाया था, बट आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि इफेक्ट होता होगा। बट मोर देन दैट, जो आपने टेलीकम्युनिकेशन की बात की, मुझे लगता है कि वो तो फिर भी हम कह सकते हैं कि स्केप्टिकल लेवल, बट मुझे लगता है कि हमने जो एक ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना सुना होगा आपने, जो हम जिस तरह से हम अर्थ के एटमॉस्फेयर को चेंज कर रहे हैं बहुत ही रैपिडली, आई थिंक उससे ज़्यादा तो ये उसको इफेक्ट कर रहा इफेक्ट करता है, ये तो डेफिनेटली है। ओके। कुछ प्रजातियां हैं जो खत्म होने के कगार पर हैं और हो चुकी हैं। वोल्चर्स का इस बारे में जिक्र आता है। हाँ, वल्चर्स का एक्चुअली मेरी मम्मी से बात करता हूँ मैं, तो हमारा जो गांव है, तो मम्मी कहती थी कि जब मम्मी गांव में, तब मैं छोटा था, मतलब 2000 से पहले की बात कर रहा हूँ, तो हमारे घर से दूर एक गदेरा है, मतलब गांव से दूर 1 किलोमीटर दूर। तो मम्मी कहती है वहाँ पे उस टाइम पे जब गदेरे में जाते थे तो हमेशा वहाँ पे 15-20 वल्चर्स रहता था, मतलब 15-20 25-30 हमेशा दिखेंगे वहाँ पे, मतलब उस एरिया में घूमते फिरते दिखेंगे। आप छोटे होंगे शायद आपको याद होगा, मैंने मुंबई में कभी देखे नहीं, लेकिन मैंने भी लगभग बचपन में देखे हैं, या फिर हम लोग तुंगनाथ गए थे तो वहां हमने देखे थे। तो पहाड़ों में लोगों, जिससे भी बात करोगे आप बुजुर्गों से, वो कहते हैं कि पहले बहुत वल्चर्स दिखते थे, अब नहीं दिखते हैं। तो हुआ ये कि क्या कि हमने एक पेस्टिसाइड यूज़ किया इसके लिए, अपनी 2000 की स्टार्टिंग में हमने यूज़ करना शुरू किया डाइक्लोफेनाक, एक वो है पेस्टिसाइड है, ओके। उसको यूज़ करना शुरू किया था हमने खाद, फसल, खादों के लिए, हाँ खाद, बेसिकली फसल की वो बढ़ाने के लिए, क्या बोलते हैं उसको, उर्वरकता, हाँ, मतलब ताकि उपजाऊ हो जाए या और जल्दी उसको फसल। तो उससे वो तो बढ़ गया, मतलब दैट हैपेंड। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे हमने गेहूं हो गया हमारा, राइट, हमने गेहूं को काटा, हाँ, फिर जो उसका जो वो बचता है जिसको हम क्या कहते हैं, फूट जो होती है उसकी, जो स्टैम्प हो गई, जड़, हाँ, जिसको जिसको हम गायों को खिलाते हैं, हाँ, स्टैम्प, एक स्टैम्प रूट हाँ, हो गई। तो ऊपर ब्लेड जो हम निकाल लेते हैं, हाँ हाँ, उसको हम गेहूं निकालते हैं, लेकिन जो बच जाता है उसको हम भूसा, भूसा जो हो हाँ, गया, उसको हम गायों को खिलाते हैं, राइट। तो हमने वो गायों को खिलाया, हाँ, गायों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब गाय मरे, हाँ, अब जब गाय मरता है तो जब भी कोई जानवर मरता है तो कौन आता है खाने के लिए? वल्चर। वल्चर्स आते हैं, ठीक है, कि वल्चर्स का काम ही वही है। तो वल्चर्स आए और वल्चर्स ने उनको खाया, जब उनको खाया तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत भयानक पॉइजन हो गया। और ये मतलब रिसर्च हुआ इसमें, कुछ हाँ, मेडिकली प्रूव्ड है, इस पे स्टडी हुई है, ठीक है, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। हाँ, इससे स्टडी हुई है। तो अब तब फिर बहुत रैपिडली, आई थिंक 2004-05 से लेके 10-11 के बीच बहुत रैपिडली डिक्लाइन हुई पॉपुलेशन, बहुत रैपिडली। इनफैक्ट 90 to 95% वल्चर्स खत्म हो गए। जैसे ही हुआ ना, शुरू हुआ, तो तब एकदम से लोग, जो साइंटिस्ट कम्युनिटी, एकदम से वो उसमें आया कि क्या हो रहा है, तो फट से उसको किया, तो तुरंत ही उसको बंद भी कर दिया गया, इस पेस्टिसाइड्स को, हाँ, मतलब खाने के लिए उसको डालना बंद कर दिया गया। आई थिंक अब भी उसका यूज़ कहीं कहीं होता है, बट उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे पहले होता था। तो फिर ये हुआ कि बंद तो कर दिया, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो वल्चर है वो, उसको मैच्योर होने में 6 या 7 साल लगते हैं। 6 से 7 साल लगते हैं एक प्रकार के वल्चर का बच्चा वयस्क होने में। हाँ, उसको 6 से 7 साल लगते हैं, ठीक है। उसके बाद वो 1 या 2 अंडे देगा, आई थिंक 1 ही देता है शायद, 1 या 2। उसके बाद वो अंडा बड़े होने में 6 या 7 साल लगते हैं। तो आप देख रहे हैं कितना लंबा साइकिल है। तो क्या हुआ कि उनकी पॉपुलेशन जो मरी थी वो 90 और 95% तक, कुछ वल्चर्स तो ऐसे थे उनकी पॉपुलेशन 99% खत्म हो गई। जैसे एक रेड हेडेड वल्चर है, ओके, ठीक है, बहुत कम दिखता है, कभी कभार देख लेता हूँ, बहुत कम दिखता है। तो उसकी पॉपुलेशन अराउंड 98 to 99% जो है खत्म हो गई थी। आप के जो अनुभव रहे हैं, आप जंगलों में जाते हैं, वीरान इलाकों में जाते हैं, कोई ऐसा मतलब कोई किस्सा ऐसा रहा हो, डरावना किस्सा या कुछ एक्सपीरियंस ऐसा, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज कुछ ऐसा कभी? हाँ, मतलब जी 10 साल में एक्सपीरियंस हो गए, बहुत सारे हुए हैं।
तो मैं आपको 2 या 3 बताता हूँ। पहला वाला जो है, आप उसको पैरानॉर्मल कह सकते हैं। उस टाइम पे तो मुझे पक्का लगा कि भूत ही था वो। अब जब मैं देखता हूँ तो मुझे मालूम है कि नहीं, वो भूत नहीं था। हो भी सकता है, मुझे पता नहीं फ्रैंकली, मतलब 50-50 है। स्पेकुलेशन ही हो। हाँ, तो आपने खैंट पर्वत के बारे में सुना? खैट पर्वत, परियां, जिसको परियों परियों का कहते देश। हैं, जहाँ पे जीतू बग्गरवाल की कहानी हुई हाँ है, जी, हाँ जी, उसी पर्वत की हाँ है। जी, हाँ जी, ये आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं। हाँ जी, ये मैं उत्तराखंड की बात कर ओके। रहा हूँ। हाँ सॉरी, मेंशन करना भूल गया। तो उत्तराखंड में एक खैंट पर्वत है। हाँ, तो ये बात है 2015 स्टार्टिंग की बात है। तो तब मैं उत्तराखंड आया था, मतलब 14 में आया था मैं। मेरी पहली विंटर्स थी, मैं पौड़ी नहीं, टेहरी गया था अपने भाई के पास। तो उसने बताया कि भैया सामने खैंट पर्वत है। मैंने कहा क्या वहाँ पे? बोलता भैया बहुत अच्छा सनराइज होता है वहाँ से। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जाता हूँ मैं वहाँ पे। सर्दियों का टाइम था, जनवरी का टाइम था। फिर वहीं पर एक बगल में, एक मंदिर के बगल में एक छोटा सा कमरा था उस टाइम पर। तो जैसे अंधेरा होने लगा तो मुझे लगने लगा डर। मैंने कहा यार, नीचे जंगल था, इस तरफ घना जंगल था। मुझे डर लगने लग गया। मैंने कहा अब मैं क्या क्या करूँ रात को। तो जैसे ही सन नीचे गया, मैंने अपने आप को उस कमरे में बंद कर दिया। ठीक है। अब उस कमरे में क्या था ना कि पूरा सीमेंट का कमरा था, जनवरी का टाइम था। खैंट पर्वत अराउंड 3000 मीटर्स की हाइट पे, मतलब बर्फ पड़ती है, बहुत ठंडा रहता हूँ। तो मुझे लगा मेरे को स्लीपिंग बैग है, तो मैंने स्लीपिंग बैग बिछाया। जैसे अंधेरा हुआ, मैंने स्लीपिंग बैग बिछाया, बिस्किट खाया, अब मैं घुस गया उसके अंदर। अब जैसे अंधेरा हुआ तो बाहर से जो है तरह तरह की आवाजें आने लगी। आवाजें आने लगी, आवाज आने लग गई। वो आप सुन रहे थे? हाँ। और मेरी हालत खराब हो रही, क्योंकि मेरा पहला एक्सपीरियंस था वो जंगल का। और मेरे दिमाग में सिर्फ यही आया कि भाई ये तो अछरी है और आज तेरे को उठा के लेके आने वाली है। क्योंकि आपने ऐसे कहानियां भी बहुत सुनी हाँ, होंगी। और एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को फॉरेस्ट का। मैंने कहा भाई ये वही है, ये अछरी है और आज ये मेरे को पक्का उठा के लेके आने वाले है। मतलब मेरी तो हालत खराब हो गई। आप कमरे के अंदर से आपकी? कमरे के अंदर बंद था मैं, मतलब सब कुछ बंद। मैंने कहा आज तो बाहर जाने नहीं, मैंने मौत है मेरी आज। वहीं था मैं अंदर। फिर वो चल ही रहा था, मतलब बहुत देर चला वो। ठीक है। फिर क्या हुआ, जो मेरा कमरा था उसके पीछे शायद लोगों ने प्लास्टिक व्लास्टिक डाले होंगे, तो शायद कोई जानवर आया, मुझे नहीं पता। वो कुछ चलने चलने आया होगा। चलने की आवाज। हाँ, तो उसके जो पैर थे वो प्लास्टिक की पन्नी में फाड़ 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 पड़ रहे थे। ठीक है। कभी यहाँ पड़ रहे, कभी वहां पड़ रहे। तो मैं ये सोच रहा कि ये आवाज कहाँ से आ रही है, मतलब ये आवाज, ये प्लास्टिक की पन्नी की आवाज कहाँ से आ रही है यहाँ पे, मतलब कौन है जो प्लास्टिक की पन्नी पे चल रहा है इतनी रात को। मैंने सोचा भाई तो भूत ही है पक्का। मतलब आज तो मतलब ये कितने बजे की बात रही हुई रात में? 8-9 बजे शुरू हो गया था। अच्छा। सर्दी में तो आपको पता है, हाँ, और फिर 7 बजे पहाड़ों पूरा के अंधेरा उसमें रहता तो है। रात हाँ, तो हाँ। ना तो वहाँ लाइट थी, कुछ नहीं था वहाँ पे। हम्म। तो 8-9 बजे के आसपास से लेके वो आवाज चल रही है। और मैं क्या कर रहा, मैं कमरे के अंदर बंद हो रखा और मुझे ऐसा लग रहा है कि आवाज कमरे के अंदर से आ रही है, कि सन्नाटे में ऐसे गूंजती है आवाज। और मैं रात भर टॉर्च से चेक कर रहा कि भाई कोई कमरे के अंदर तो नहीं आ गया। मैं देख रहा कोई अछली तो नहीं जो कमरे के अंदर आ गया जो मुझे उठा के ले जाएगी। रात भर मैं करता रहा कि भाई अछली तो नहीं आया अंदर, अछली तो नहीं आया अंदर, अछली तो नहीं आया अंदर। फिर जैसे ही सुबह हुई, मैं सीधा बाहर आया। फिर सनराइज हो रहा था, मैंने प्रणाम किया, मैंने कहा भाई बचा दिया मेरे को आज। फोटो खींची एक दो मैंने कहा हो गया भाई, खैट पर्वत हो गया। पर ये एक अनुभव आपने खैट पर्वत का भी हो गया। हाँ, ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट कुछ अनुभव आपका हाँ, ना एक और, शॉर्ट। हाँ एक और है जो यहाँ पे हुआ था, जब मुझ पे बिजली गिरी थी एक्चुअली। आप पर बिजली गिरी थी? हाँ, मुझ पे बिजली गिरी थी। बहुत ही भयानक एक्सपीरियंस था। आप बताएं। तो मैं गया था, जैसे कि मैंने आपको बताया, कार्तिक स्वामी जाता रहता हूँ। हम्म। तो ये बात 2019 की है। 19 में मैं सर्दियों में गया एक दिन, वहाँ पे बर्फ गिरने से एक दिन पहले गया मैं। मैंने कहा बर्फ गिरेगी, बढ़िया शॉट मिलेंगे। बट उस दिन क्या हुआ कि जब मैं पहुंचा तो उसके बाद 3 दिन तक लगातार बर्फबारी हुई। और लास्ट डे ऐसा होना, मैंने सोचा यार, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया एक तरह से। मैंने कहा यार कोई शॉट ही नहीं मिल रहा, 3 दिन हो गया खाली बैठा हूँ मैं अंदर, तो आज तो मंदिर में जाऊंगा ही जाऊंगा। सुबह सुबह की बात है, बर्फबारी हो रही थी उस टाइम पर भी, और ऊपर एकदम अंधेरा हो रखा, घुप्पा अंधेरा। तो जब वहां पहुंचा मैं तो मंदिर, इतना बर्फबारी हो रही थी कि मुझे मंदिर दिखने रहता सामने, एकदम घुप्पा अंधेरा हो रखा था। हाँ। और बीजें कड़क रही थी ऊपर। तो जैसे मैं वहां पे गया तो वहां पर ना एक बड़ा सा गेट है। गेट मतलब लोहे का बना हुआ गेट है, जिसपे घंटियां हाँ, अमूमन जैसे मंदिरों में बाहर होती है, प्रवेश द्वार। हाँ।
तो मैं ठीक उस गेट के नीचे खड़ा हुआ ऐसा, और मैंने सोचा कि मैं फोटो लेता हूँ, ठीक है। फिर पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार एक काम कर, थोड़ा सा आगे चल, तब फोटो ले ले एक। मैंने कहा अच्छा हाँ, मैं सोचा कि फोटो थोड़ी साफ आई, थोड़ा सा आगे चल लेते हैं 10 कदम। ठीक है, आप आगे गए। तो मैं जैसे यहाँ पे हूँ, ये गेट है सपोज, और जहाँ पे आप खड़े हैं थोड़ा सा आगे, मुश्किल से 4 या 5 फीट इतनी इतनी बर्फ में मैं आगे चला ही था। तो मैंने एक बहुत जोर की आवाज सुनी अंदर की। हाँ, और मुझे लगा धक्का जोर से, और मैं सीधा मुंह के बल आगे गिरा बर्फ में। आपको किसी ने धक्का? मतलब पहले आवाज आई, जोर से आवाज आई, जोर से धक्का लगा मेरे को, और मैं नीचे गिर गया बर्फ में सीधा, मतलब मुंह के बल नीचे गिरा मैं, ठीक है। ओके। और मेरे कान सुन हो गए, मतलब इतनी जोर से आवाज हुई थी, ठीक है। फिर तो 10 सेकंड तो मुझे समझ नहीं आया कि हुआ क्या, मतलब मैं एकदम होते ना बदहवास, जिसको अनकॉन्शियस कॉन्शियस नहीं, मतलब होश में था मैं, बट बदहवास। हाँ, समझ नहीं आया कि हुआ क्या। हुआ क्या? हाँ हाँ। फिर 10-15 सेकंड के बाद मैंने देखा, मैंने कहा हुआ क्या एक्चुअली। फिर मैंने पीछे मुड़ के देखा, तो जो गेट था ना जिससे मैं जहाँ पे खड़ा था, हाँ। उसके ऊपर एक रॉड थी एक्चुअली। तो रॉड जो है पिघल रही थी, और उसमें धुआं निकल रहा था। पिघल रही थी? हाँ, उस बिजली गिरी थी उस पर, वो पिघल रही थी, मतलब वो लाल हो गई थी एकदम, वो जल रही थी। और तब मुझे रियलाइज हुआ कि भाई साहब ये तो बिजली गिरी थी मेरे ऊपर। तो अगर मैं वो थॉट नहीं आता कि भाई मुझे थोड़ा आगे चलना चाहिए, तो वो बिजली आप पर गिरती? तो वो बिजली उस खंभे पे तो गिरनी थी। मुझ पे पता नहीं होता नहीं होता वो, लेकिन तो जैसे ही मुझे मालूम पड़ा, तब तक मुझे डर नहीं लगा था। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि वो बिजली थी, तो क्योंकि आसपास बिजली अभी कड़क रही थी ना, मैंने हाथ जोड़े हुए ऐसे, मैंने कहा फोटो वोटो नहीं चाहिए मुझे। आप मानोगे नहीं, वहां से लेके जो पंडित जी की जहाँ पे वो कुटिया है, 15 किलोमीटर है वो। तो उस पूरे रास्ते में सिर्फ लुढ़कते लुढ़कते हैं, मतलब मैं कहीं चला ही नहीं, मैं यहाँ चल रहा हूँ, मैं से गिर रहा हूँ, क्योंकि मैं इतनी तेजी से उतर रहा था मैं, पूरे रास्ते में गिरते 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 नीचे पहुंचा। जब नीचे पहुंचा ना, तब मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई साहब हो गया। फोटोग्राफी की बात हम लोग सब कर रहे थे, और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी खासकर आपने बताया कि डूज और डोंट्स भी बताए इसके। इसमें पेशेंस कितना रोल होता है, पेशेंस का? और ये भी जानना चाहूंगा मैं इसमें, सॉरी मैं इसी में ऐड ऑन कर दूंगा कि ये पेशेंस लाने के लिए आप क्या करते हैं, कैसे वो अपने भीतर वो स्थिरता लाते हैं घंटों उस एक शॉट के लिए, परफेक्ट शॉट के लिए कैमरे के पीछे रहना, स्थिरता बनाए रखना, वो कैसे आता है? एक्चुअली जब भी आप कोई ऐसी चीज़ की बात कर रहे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात मैं करूँ, अगर वो मेरे हाथ में नहीं है, फील्ड में जाना मेरे हाथ में, बट फील्ड में क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। जैसे अगर आप पीपल फोटोग्राफी करते हैं, या आप कुछ स्टूडियो के अंदर शूट करते हैं, सब कुछ आपके कंट्रोल में होता है। बट वहाँ पे अगर आप फील्ड में हैं, तो वाइल्ड आउटडोर्स में आप सब कुछ आपके कंट्रोल से बाहर ही होता है। स्पेशली जब बर्ड्स हैं, जो वैसे इतनी सी होती हैं, शर्मीली होती हैं, यहाँ जब मतलब भागते भागते रहते हो, तो वहाँ पे आई थिंक पेशेंस तो मतलब बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट है, मतलब उसके बिना तो और कोई काम हो ही नहीं सकता वहाँ पे, राइट? ठीक है। अब पेशेंस कैसे आया मेरे अंदर, ठीक है। अब होता क्या है ना, आपने देखा होगा कि इंसान को जब भी कोई चीज़ सीखनी होती है ना, उसकी लाइफ में एक पहले चैलेंज आएगा, वो चैलेंज से आदमी गुजरेगा, उसके बाद कोई नई चीज़ सीखेगा। वो बिना चैलेंज के किसी को ग्रो करते हुए मैंने आज तक देखा नहीं, कि जब तक कोई चैलेंज नहीं आएगा। और इंसान का मन तो आपको पता है कितना चंचल रहता है, उसको हर चीज़ तुरंत चाहिए। हाँ। अभी गया शॉट, अभी शॉट चाहिए, बढ़िया शॉट चाहिए, बढ़िया लाइट चाहिए, बढ़िया फ्रेम चाहिए, बढ़िया सब्जेक्ट चाहिए। तो फिर मैंने जब लगा कि पेशेंस थोड़ा आदमी खींच रहा है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, फिर मैंने सुना एक जो ईशा फाउंडेशन है, जो सदगुरु हैं, उनका एक कोर्स है जिसका नाम है इनर इंजीनियरिंग। हाँ जी, इनर इंजीनियरिंग। ओके। बेसिकली यू आर इंजीनियरिंग योर ओन सेल्फ। जैसे हम बाहर करते हैं इंजीनियरिंग, वैसे अंदर की इंजीनियरिंग। तो फिर मैंने वो कोर्स के बारे में सुना, वो कोर्स किया मैंने। तो उसकी एक डेली प्रैक्टिस होती है, उस प्रैक्टिस को मैं अब भी करता हूँ, रोज़ करता हूँ। तो जैसे ही मैंने उस कोर्स को किया, तो तब से मैंने देखा कि
जो मेरा पेशेंस लेवल था, इन द सेंस जो मेरे अंदर जल्दबाजी थी किसी चीज़ को पाने की, कि भाई रिजल्ट अभी के अभी चाहिए, शॉट अभी चाहिए, तो वो जो उतावलापन था वो मैंने देखा धीरे धीरे बहुत कम हो गया। मतलब जैसे आदमी पानी पीता है, जैसे आदमी खाना खाता है, जैसे आदमी सांस लेता है, तो मेरे हिसाब से मेडिटेशन और योग तो उतना ही ज़रूरी है जितने ये तीनों की सारे के सारे तीनों जो सर्वाइवल के लिए हम करते हैं, तो मेरे हिसाब से योग उससे ज़्यादा ही ज़रूरी है, ज़्यादा ही योग और मेडिटेशन। बिकॉज उसके बाद जो आपके अंदर चेंजेस आते हैं, आई थिंक उनको वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन पेशेंस जो आप कह रहे हैं, अगर आप सिर्फ पेशेंस की बात करें, और जिस पेशेंस बहुत सारी चेंजेस आए मेरे उसके वो करने के बाद मेरे अंदर। ओके। और अगर आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं, अगर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जो आपको नेचर में स्पेंड करना है, तो आई थिंक योग और मेडिटेशन से बेहतर आपके अंदर कोई पेशेंस तो कोई चीज़ बना ही नहीं सकती। मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस और बहुत ज़्यादा खुश बना देती है। ठीक, जो ये शो का जो एक पैटर्न है, हाँ जी। जो भी गेस्ट आता है उसके बारे में हमारी टीम एक छोटा सा एक रिसर्च करती है, वो मुझ तक पहुंचता है और उसके बारे में हम और अध्ययन करते हैं कि जो आने वाला गेस्ट है। तो ऐसे ही जब आपका प्रोफाइल भी मेरे पास आया था तो उसमें हमारी रिसर्च टीम ने हमें बताया था कि एक दौर था आपके ज़िंदगी में जब आप एक फेज़ से, एक बहुत ही नेगेटिव फेज़ से आप गुजरे। अगर हम उसको डिप्रेशन कहेंगे तो शायद गलत ना हो। उस फेज़ में भी आप गए और वहाँ से आप निकल आए और ऐसा भी देखा गया कि फोटोग्राफी एक ज़रिया बना डिप्रेशन या उस दौर से बाहर निकलने के। उस बारे में थोड़ा कम से कम शब्दों में आप अगर बता पाए हमारे दर्शकों को, ताकि जो खासकर आज का जो यूथ है वो इससे मतलब उसका डेली ही कन्फ्लिक्ट इससे हो रहा है डिप्रेशन से। आप कैसे उससे ओवरकम हो पाए, कैसे आप बाहर निकले और कैसे आपने फोटोग्राफी को चूज किया, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। अच्छा, ओके। सी अगर आप इस जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कैसे हिमालय में पहुंच गया, कैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हुई, बिल्कुल। तो मुझे समय में थोड़ा काफ़ी थोड़ा समय लेना पड़ेगा आपको, थोड़ा काफ़ी पीछे आना पड़ेगा। प्लीज। तो एकदम शॉर्ट में तो पॉसिबल है नहीं हो, थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा मुझे। तो बचपन से ही, जब से मुझे होश है तब से ही मुझे जो है पहाड़ों से एक डिफरेंट ही वो है, खिंचाव जैसा है। इन द सेंस कि जब से मुझे होश है मुझे ये था कि मुझे पहाड़ों में जाना है। तो एक दिन मैं और मेरे डैड मेरे बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सपोर्ट रहे हमेशा से। अब तो वो है नहीं खैर, लेकिन मतलब मैं जो भी आज हूँ उनकी वजह से ही हूँ। इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था उनका मेरे लिए, अनकंडीशनल सपोर्ट जिसको बोलते हैं, अनकंडीशनल लव जिसको बोलते हैं। तो ऐसे ही मैं 6th या 7th में रहा हूँगा। तो हम शाम का समय था, एकदम खाली बीच था, और मैं जो है हम दोनों ऐसे बगल में बैठ के सनसेट को देख रहे थे। बहुत ही प्यारी आवाज़ आ रही थी उसकी, समुद्र की लहरों की। बहुत अच्छा, मतलब मेडिटेशन टाइप का माहौल था। तो मैंने देखा कि 6th या 7th में था, तो मैंने ऐसे देखा डैड को, तो डैड रो रहे थे और डैड ने अपने अंदर ही एकदम दबी आवाज़ में कहा, रुंधे स्वर में, हाँ, कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैंने सुन लिया। मैंने उनको पूछा, मैंने डैडी क्या हुआ। तो मेरे डैड जो है कभी किसी से कुछ एक्सप्रेस नहीं करता था। डैड ने कहा कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ, चलो चलते हैं वापस। मैंने कहा चलो, तो हम चले गए। लेकिन जब डैड ने बोला कुछ नहीं हुआ है, हम चलते हैं वापस, तो उसी सेकंड में ये सारी चीज़ें 1-2 सेकंड में हुई। मेरे अंदर एक अचानक से क्लैरिटी आई कि डैड जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं शायद अपनी इस लाइफ को, क्योंकि उन्हें पहाड़ों से बहुत ज़्यादा प्रेम था। मतलब उन्हें अगर वो कर सकते तो वो उन्होंने पहाड़ों में ही रहना था, इतना प्रेम था उन्हें पहाड़ों से। तो मैंने कहीं ना कहीं लिंक किया कि पता नहीं कैसे हुआ, 6-7 के बच्चे को क्या अकल होती है, कहीं ना कहीं मैंने लिंक किया कि डैड जो इस रिग्रेट में है कि कैसे, मतलब वो पहाड़ नहीं लौट पाए। पहाड़ नहीं लौट पाएगा, ठीक है। और उस पेन को मैंने उस टाइम फील किया।
और उसी सेकंड मेरे 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 अनकॉन्शियस ने कह लो, मेरे सबकॉन्शियस ने कह लो, एक डिसीजन किया कि मैं अपनी लाइफ में ऐसा रिग्रेट लेके कभी नहीं जीऊंगा, कि मैं जो है क्लियर था, मैं पहाड़, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पहाड़ों को कभी छोड़ने वाला हूं नहीं। और ये सब कुछ एक फ्लैश ऑफ सेकंड में हुआ, ये मैंने किसी को नहीं बताया, बट वो हुआ और उसके बाद वो चीज़ खत्म हो गई। तो मुझे लगता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक ऐसा मोमेंट था जिसने मुझे, मतलब जिसने फिक्स कर दिया था कि मैंने पहाड़ों में ही आना। अगर वो नहीं हुआ होता शायद, तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होता। मैंने जॉब भी करी फिर। लास्ट आपकी जो सैलरी थी वो कितनी है, थोड़ा बता पाएंगे? हाँ, तो जब मैंने लास्ट जॉब छोड़ा था 2014 में, तो उस टाइम मेरा जो इन हैंड सैलरी था वो था 1.25 लाख पर मंथ, मतलब 1.25 लाख रुपए में एक महीने में कमा रहा था उस टाइम पे, 2014 के टाइम पे। ये बहुत ज्यादा था तो उस हिसाब उस से। समय तो बहुत ही बड़ी अमाउंट थी। बट मैंने देखा कि मैं जितने भी पैसे कमा रहा था, खुशी नहीं थी लाइफ में। मतलब चीज़ें सारी थी, जो मेरी कंपनी थी वो हमको 5 स्टार में रुकाती थी, हमेशा प्लेन्स में भेजना, इंटरनेशनल टूर भी करवाए, पूरी इंडिया घुमा, सब कुछ था, सब कुछ था, लेकिन खुशी नहीं थी। मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि अगर मैं महीने के 10,000 रुपये कमाऊँ, 1 लाख रुपए कमाऊँ, 10 लाख कमाऊँ, 1 करोड़ कमाऊँ या 10 करोड़ कमाऊँ, मैंने ये चीज़ एकदम से क्लियर कर ली कि मेरा जो मेंटल स्टेट है ये वैसे का वैसे ही रहने वाला है। ये मुझे एकदम से क्लैरिटी हो गई कि मैं कुछ भी कर लूँ, मैं कितने भी पैसे कमा लूँ, वो हैप्पीनेस मुझे मिलने वाली है नहीं। और ये कन्फ्लिक्ट होता था आपके अंतर मन में? हाँ हाँ, वो तो ये एक डिप्रेशन का कारण बना? हाँ, मतलब मैं आता हूँ उस पर भी। तो बचपन से सबने कहा कि पैसे कमाओ खुशी मिलेगी, पैसे कमाओ खुशी मिलेगी, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा पैसे तो आ गए, बट खुशी कहाँ? नहीं है खुशी। और सेम टाइम पे ये भी चल रहा था कि प्रवीण पहाड़ जाना है, पहाड़ जाना है, पहाड़ जाना है, पहाड़ जाना है। तो कहीं ना कहीं जैसा आपने शब्द यूज किया, कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा था, बहुत भयानक लेवल पे चल रहा था कि प्रवीण देख, तूने पैसे कमा लिए लेकिन खुशी कहाँ है? तुझे पता है कि तेरी खुशी वहीं है, कहाँ? पहाड़ों में ही है। तू यहाँ क्या कर क्या रहा था? मतलब ये मेरा कॉन्वर्सेशन था मेरे साथ, बिल्कुल। तू यहाँ पे कर क्या रहा है? धीरे धीरे वो जो आवाज थी वो बहुत इंटेंस होती चली गई, इतनी इंटेंस कि मतलब मैं बहुत, जैसे आपने शब्द यूज किया, मैं पहले दुखी हुआ, मैं धीरे धीरे मैं चला गया मैं डिप्रेशन की तरफ। आउट ऑफ द ब्लू सडनली मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी जॉब को छोड़ दूंगा, क्विट कर दूंगा। तो उस टाइम पे जैसा मैंने आपको बोला कि 1.25 लाख रुपए तनख्वाह थी एक महीने की, तो घर वाले ऑफ कोर्स ऑब्वियसली दुखी होंगे, दुखी क्या, बहुत दुखी होंगे। बट वो आवाज़ जो थी वो इतनी क्लियर थी मेरे अंदर कि सारी दुनिया एक तरफ और पहाड़ एक तरफ हो गया था। फिजिकल बॉडी खत्म हो जाए लेकिन वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है, इतनी क्लियर आवाज़ थी वो। तो मैंने एक दिन आउट ऑफ द ब्लू क्विट कर दिया। मैंने घर पे बोल दिया कि मैंने छोड़ दिया। फिर पहाड़ों में रहा मैं 14 से लेके 18-19 तक। बाद में वो सिचुएशंस भी ऐसी आई, थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा भी आई। तो उससे डिप्रेशन थोड़ा और भी बढ़ गया कि प्रवीण, फिर डाउट आने लग गया कि प्रवीण क्या तूने किया जो सही किया, कहाँ तू वहाँ था, अब यहाँ पे तेरी हालत कैसी हो गई है। मैं तरीके ढूंढ रहा था कि मैं कैसे अपने इस डिप्रेशन से, तो चल रहा था तो कंटिन्यूस थॉट प्रोसेस चला हुआ है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, उससे बाहर कैसे निकलूँ मैं। तब मेरे एक दोस्त ने बताया कि प्रवीण एक इंजीनियरिंग है जो ईशा फाउंडेशन कराती है। मैंने सीखा उसको, उसकी प्रैक्टिस होती है, एक शांभवी महामुद्रा बोलते हैं उसको शुरू करना, प्रैक्टिस करना शुरू किया मैं, और 10 दिन के अंदर जादू हो गया। 10 दिन के अंदर जो है मेरा दिमाग जो है एकदम से खाली हो गया। खाली इन द सेंस, जो मेरे दिमाग में 24 घंटे थॉट प्रोसेस चलता था, नेगेटिव थॉट प्रोसेस, जो सब खत्म थॉट्स थे वो सब खत्म हो गए। लेकिन जो शांभवी करता था मैं, उससे मेरे अंदर ऐसा, आप कह सकते विस्फोट हुआ खुशी का। कोई बाहर की चीज से नहीं, अंदर से ही खुशी है, जिसको हम आनंद बोलते हैं। कोई बाहर की सिचुएशन से तो खुश नहीं हो रहा था, अगर मैं बैठा हूँ तो मैं खुश हूँ, ऐसा हुआ उससे। तो जब लॉकडाउन का टाइम हो तो मुझे बहुत टाइम मिला जंगल को एक्सप्लोर करने का। तो फिर मैं गया जब जंगलों में, तो मैं जब मैंने पेड़ को देखा तो उस पेड़ को देख के मुझे रोना आया। मैंने पत्ते को देख के मुझे रोना आया। आप लिटरली रो रहे थे? रो रहा था, खुशी के आंसू, मतलब इतनी खुशी, उसको उस पत्ते को देख के इतनी खुशी है मेरे को। मैंने कहा
इसको अब तक कैसे मिस कर दिया मैंने। जब पानी को पीता मैं तो सीधा आँख से आंसू आते हैं, पानी को देखता मैं गधेरों को तो सीधा मैं रोता। मैंने कहा इतनी खुशी कहाँ से आ रही है। सनराइज को देखता मैं तो बोलता क्या सनराइज हो रहा है, मतलब सीधा आंसू। बादलों को देखता, हिमालय को देखता, पहाड़ों को देखता, सन की धूप पड़ती हुई लगता मतलब स्वर्ग में पहुंच गया। और ये सारी चीज़ें मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं करी थी। और तब से लेके वो 2020 की बात है, आज 2024-25 चल रहा है, 25 चल रहा है, तब से लेके मेरा दिमाग आज तक खाली का खाली है। अनवांटेड थॉट्स है। हाँ, जो मैं थॉट्स चाहूँगा वो थॉट आएगा। तो आप 100% तो नहीं कह सकता, लेकिन 95% तक मेरा दिमाग खाली है। वाह। नॉट जस्ट दैट, उसके बाद जो मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस थे, जब मैं लोगों से बात करता हूँ तो जो कनेक्शन होते हैं बहुत डीप होते चले गए। अब लोगों को कौन सा मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ? क्या मैसेज आप कन्वे करना चाहते हैं? कंजर्वेशन से संबंधित है? मेरा बहुत ही सिंपल सा मैसेज तो क्या कहूँगा, मतलब एक इंटेंशन है कि कहीं ना कहीं हम इंसान जो है डेवलपमेंट के इस दौर में नेचर से जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं हर लेवल पे, ऑलमोस्ट हर लेवल पे। ठीक है, तो जो मैं बर्ड्स की वीडियोस बनाता हूँ, या फिर जो मैं इंस्टाग्राम पर रील चलाता हूँ, या फिर जो भी मेरा काम है, वो बेसिकली मैं जितने से ज़्यादा लोगों को तक ये चीज़ पहुँचाना चाहता हूँ कि जो हमारे आसपास नेचर है, जो भी है, चींटी से लेके हाथी तक, मेरा माध्यम ऑफकोर्स बर्ड्स हैं, बट मैसेज इज वेरी क्लियर। फ्रॉम चींटी से लेके हाथी तक जो भी एक बर्ड, जो भी एक स्पीशीज़ है, जो भी हमारे अराउंड लाइफ है, वो बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से आपस में जुड़ी हुई है। और हम किसी एक धागे को तोड़ के उस पूरी जो चेन है वो टूटने वाली है, और उसका सीधा असर हम पे पड़ने वाला है। हम बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से नेचर से जुड़े हुए हैं, और हम खुद को इससे अलग समझ रहे हैं नेचर से, क्योंकि इंसान खुद को नेचर से ऊपर समझता है। ऐसा नहीं है। और अगर हम इसी पाथ पे कंटिन्यू करते रहेंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर ह्यूमंस। इंसान के लिए अच्छा नहीं होगा। धरती ने अपनी जगह रहना, इंसान के लिए अच्छा नहीं होगा। और कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि लोग जितना हो सके नेचर से जुड़े। आज का जो कन्वर्जेशन था वो बहुत ही खूबसूरत रहा मेरे लिए खासकर, और आप इतने समय से वाइल्ड लाइफ के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और डेफिनेटली ये एक मुकाम तक ज़रूर पहुंचेगा। और मुझे लगता है जो मेरी आवाज़ आप जिन लोगों ने ये पॉडकास्ट जो देख रहे हैं उन तक भी आवाज़ पहुंचेगी कि वाइल्ड लाइफ को हमें आज समझने से ज़्यादा अपनाने की आवश्यकता है। हमने जाना कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में केवल बाघ, शेर या बड़े मैमल्स ही नहीं है, बल्कि एक छोटे से छोटा इंसेक्ट्स भी और एक छोटी से छोटी चिड़िया भी का एक बहुत बड़ा किरदार होता है। और यदि हम उसको डिस्टर्ब करते हैं तो उसका फ़र्क या उसका जो प्रभाव है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे ही जीवन पर पड़ने वाला है। और इसलिए प्रकृति से प्यार करें और अपने आसपास जितने भी जीव हैं उनकी भी इज्जत करें और उन्हें बचाने की पूरी तरह से कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय दिया। थैंक यू सो मच।